कहानी की शुरुआत एक महल को दिखाने से होती है जिसके ऊपर एक टकला असासिन खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर एक और बंदे पर जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि ये तो साइलेंट असासिन है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसके सभी अटैक्स उसके आर पार चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी तलवार को बाहर निकालकर उससे लड़ने लगता है। लेकिन अकीरा उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, जिसके बाद वो एक मेटल को निकालकर उसकी तलवार को उसके हाथ से दूर फेंक देता है। ये देखकर वो असासिन एक छुपी हुई ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसके सामने से गायब हो चुका था। तभी वो उसके पीछे आ जाता है। वो असासिन अकीरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन अकीरा आसानी से उसे घायल कर देता है और लात मारकर सामने की दीवार पर दे मारता है। तभी वो ऊपर देखता है और पाता है कि जो तलवार अकीरा ने ऊपर उछाली थी वो उसी के ऊपर गिरने वाली है। किसका मुंह देख लिया था सुबह सुबह। इसके बाद अकीरा एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ वो किसी आदमी को मारने वाला था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं और हर इसेकाई कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक स्कूल से होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा अकेला बैठा हुआ मांगा पढ़ रहा था। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है। अरे तुम्हें भी इसेकाई कहानियां पसंद है? मुझे भी पसंद है। अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे जरूर बताना है, ठीक है? ये सब देखकर एक लड़की दूसरे से पूछती है कि वो आखिर बात किससे कर रहा है। उसका नाम अकीरा है। वो थोड़ा नल्ला टाइप का इंसान है, फिक्र मत करो, ज्यादातर उसे नहीं जानते। वहीं अकीरा जानता था कि वो अपने ही लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह चुका है, यहाँ तक कि किसी से बात करना भी उसे एक मुसीबत भरा काम लगता है। तभी उसकी स्क्रीन अजीब तरीके से ग्लिच करने लगती है जैसे वो कोई OnePlus का फोन हो। इसके बाद उन सभी के सामने एक मैजिक सर्कल आ जाता है जिसके एक्टिवेट होते ही वो अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है और वो इस बात से खुश थे कि वो कम से कम जिंदा तो हैं। तभी वहाँ पर एक राजा आता है और उनका इस दूसरी दुनिया में स्वागत करता है जिसका नाम मॉरिकन है और वो जिस किंगडम में आए हैं उसका नाम रेटिस, जो कि ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। आगे वो उन्हें बताता है कि डीमंस उनके देश पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें उन डीमन से दूसरी दुनिया से आया हुआ सिर्फ हीरो ही बचा सकता है। हीरो का नाम सुनते ही वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बुड्ढा उन्हें बताता है कि उनमें से सिर्फ एक ही बंदा हीरो हो सकता है और इसका पता लगाने के लिए उन सभी को बारी बारी से अपने हाथ को इस क्रिस्टल बॉल पर रखना होगा। एक स्टूडेंट बड़ा ही एक्साइटेड होता हुआ सामने पहुंच जाता है जिससे वो बुड्ढा बताता है कि उसे अपना हाथ रखकर अपने मन में स्टेटस बोलना होगा और ऐसा करते ही उसके सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन आ जाती है जिससे उसे पता लगता है कि वो जानवरों का ट्रेनर है, ना कि कोई हीरो। इसके बाद एक एक करके सब स्टूडेंट्स अपनी क्लास को चेक करते जाते हैं, जिसके बाद वो बुड्ढा उन्हें बताता है कि अगर वो बिना क्रिस्टल बॉल को टच किए अपने मन में स्टेटस बोलते हैं तो वो अपने स्टेटस को खुद देख सकते हैं। एक स्टूडेंट अकीरा से कहता है कि उसने चेक किया और उसे पता लगा कि वो एक विंड मेज है। तुम्हारी क्लास कौन सी है? अकीरा बताता है कि उसकी क्लास असासिन है। वहीं अकीरा अपने स्टैट्स को देखकर हैरान था क्योंकि बाकियों के मुकाबले उसका स्टैट काफी अलग था। इसके बाद एक स्टूडेंट सामने जाता है और वही हीरो निकलता है। एक आम इंसान की ताकत सिर्फ 500 होती है लेकिन तुम्हारी तो उससे भी दुगनी है। वहीं अकीरा सोच रहा था कि हीरो के अलावा सिर्फ उसी के स्टैट्स इतने ज्यादा हाई हैं, लेकिन अकीरा को इन नए नवेले ह्यूमंस पर भरोसा नहीं था और वो अपनी असली ताकत नहीं बताना चाहता। तभी वो देखता है कि उसके पास कंसील प्रेजेंस नाम की एक स्किल है जो कि मैक्स हो रखी है। जैसे ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है आसपास के स्टूडेंट्स उसे देख ही नहीं पाते। इसके बाद वो बुड्ढा उन सबसे कहता है कि उनके क्लासेस के हिसाब से उन सभी को इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे और जब तक वो उन्हें तैयार कर रहे हैं वो अपने अपने रूम्स में जा सकते हैं। वो सभी अपने रूम्स में जाने लगते हैं। तभी अकीरा देखता है कि छत पर एक कैमरा लगा हुआ था और उसका शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वहीं इन सब चीजों के दौरान एक नाइट अकीरा को देख रहा था। अपने रूम में जाने के बाद अकीरा दिए हुए कपड़ों को पहन लेता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाता है। वहीं पड़े पड़े उसका जंग खाया शरीर भी अब काफी ज्यादा एथलेटिक हो चुका था, जो उसे लगता है कि शायद उसकी स्किल की वजह से है। जिसके बाद वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है। दूसरी तरफ हम किंग और प्रिंसेस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से कह रहा था कि उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, वो उन लोगों को सारी चीजों का पता लगाने नहीं दे सकते। अकीरा उनकी सारी बातों को सुन लेता है और वो ये समझ चुका था कि वो चाहे जो भी हो अच्छे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगले दिन सब स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और अकीरा सोच रहा था कि क्या उसे कंसीलमेंट हटाकर उन सभी को बता देना चाहिए कि उसने कल क्या देखा था, लेकिन वो लोग इन सब चीजों के बारे में इतने ज्यादा खुश थे कि अकीरा को लगता है कि उन लोगों को उस पर यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो अब वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद वो सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे हुए थे जहाँ रेटिस का कमांडर उन्हें अपना नाम सारन मित्रे बताता है। वो उन्हें बताता है कि आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और इसके 1 महीने बाद वो लोग डंजन में जाकर अपनी ताकत को टेस्ट करेंगे। वहीं अकीरा कुछ भी करने से पहले और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सारन सब कुछ वाइस कमांडर को सौंप कर उसके पीछे जाने लगता है। वो अकीरा से पूछता है कि क्या उसे कोई तकलीफ है। हाँ, मैंने तो कभी कंसील प्रेजेंस को ऑफ किया ही नहीं, क्या इसकी कोई मैक्स ड्यूरेशन है? सारन उससे कहता है कि उसका कंसीलमेंट अभी भी एक्टिव है, बस उसकी आंखें थोड़ी मिस्किल हैं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर में बदलाव को देख सकता है। अकीरा उसके ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन सारन उससे कहता है कि वो किंग और प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बताएगा तो उसे हिंसक होने की कोई जरूरत है ही नहीं। पर तुम तो किंग और प्रिंसेस के साथ हो ना। यहाँ पर चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है। आगे सारन को पता लगता है कि अकीरा आर्काइव
आर्काइव्स को देखना चाहता है। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि उसकी कंसील प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। अकीरा बताता है कि उसका लेवल मैक्स है, लेकिन उसके बाकी के स्किल्स ज्यादातर लेवल 1 पर ही अटके हुए हैं और उसे नहीं पता कि वो उनका लेवल कैसे बढ़ाए। सारन कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी मदद कर सकता है। अकीरा कहता है कि वो भी इन सब चीजों के लिए एक्साइटेड है, लेकिन वो वापस अपने घर जाना चाहता है। उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सारन कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कम से कम वो उसे एक बेहतरीन असासिन बनाने में मदद कर सकता है, जिसकी पेमेंट के तौर पर वो उसकी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मांगता है। और अकीरा उससे हाथ मिलाकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अकीरा को पता लगता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के अलावा डीमंस, बीस्ट फोक और एल्व्स भी हैं और हर स्पीशीज अपने अलग कॉन्टिनेंट में रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारन ने उसकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है। अकीरा उससे पूछता है कि क्या ये सब करने से उसकी स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। सारन उसे बताता है कि उसकी क्लास सिर्फ मॉन्स्टर्स को हंट करने से ही लेवल अप होंगी, लेकिन उसकी स्किल्स ट्रेनिंग करने से लेवल अप हो सकती हैं। वहीं अपनी ट्रेनिंग के दौरान अकीरा उसे अपनी दुनिया के प्लेन्स, फोन्स, लैपटॉप और सारी चीजों के बारे में बताता है, जो कि सारन को काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। वहीं जहां सारन अकीरा को ट्रेन कर रहा था, उसका वाइस कमांडर गिल्स बाकी के स्टूडेंट्स को। इसके बाद गिल्स सारन से कह रहा था कि सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, लेकिन क्योंकि सारन सिर्फ अकीरा को ट्रेन कर रहा है, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं क्या करूं यार, उसकी कहानियां कितनी मजेदार है पता है। वो भी जापान से आया है, जहाँ से कि पहला हीरो आया था। साथ ही उसकी कंसील प्रेजेंस स्किल मैक्स आउट हो रखी है। ये सुन के गिल्स हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्किल को मैक्स सिर्फ पहला हीरो ही कर पाया था। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है, जिसे देखकर गिल्स वहाँ से चला जाता है। मैं हर रात आर्काइव्स में जाकर बुक्स को पढ़ता था। वहीं पर मुझे एक भयानक किताब मिली। ये किताब तो सच में भयानक है। इसमें तख्ता पलट करने के प्लान्स को लिखा गया है। इसे मैंने ही लिखा है और रेसिपी बुक बनाकर वहाँ पर छुपा दिया। आगे सारन बताता है कि उनका राजा पागल हो चुका है, जो कि दुनिया के रूल्स को बदलने के लिए घटिया से घटिया काम तक करने को तैयार है, पर क्योंकि वो किंगडम के नाइट्स हैं, वो रॉयल फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। ये सुन के अकीरा को लगने लगता है कि शायद उसे उस बुड्ढे को उसी दिन मार देना चाहिए था। सारन उसे समझाता है कि उसने सही डिसीजन लिया। किसी इंसान की जान लेने का बोझ बहुत बड़ा होता है, और अगर वो साफ दिल के साथ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है तो उसे एक ऐसा असासिन बनना चाहिए जो कि जिंदगी की रिस्पेक्ट करे। अकीरा उससे पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है और तख्ता पलट करने के बारे में क्यों बताया। क्योंकि तुम बाकी लोगों की तरह भेड़ चाल में नहीं फंसे और अपना दिमाग लगाया, और अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो क्यों ना तख्ता पलट करने में मेरी मदद कर दो। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और वो सभी लोग ग्रेट लैब्रिंथ ऑफ कैंटीन में जा रहे थे, जिस दौरान शहर की जनता उन सब के लिए चेयर कर रही थी। तभी अकीरा एक लड़की को नोटिस करता है जो कि उन्हें घूर रही थी। वो अचानक से उसके पीछे आकर उससे पूछता है कि वो उन्हें घूर क्यों रही है। वो लड़की कहती है कि सभी लोग उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई हीरोज हैं। क्या उन्हें पता भी है कि उन्हें यहाँ पर लाने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा है। अकीरा कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो लड़की जाते हुए कहती है कि जब उसे उसके बारे में पता लगेगा वो दोनों तब बात करेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डंजन के अंदर थे और वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट की वजह से वहाँ पर एक दीवार टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर अकीरा सारन से पूछता है कि क्या उन्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। सारन कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा और अपनी डिवाइन स्वॉर्ड स्किल का यूज करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रास्ते को खाली कर देता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते से दूसरे रूम में आते हैं, वहाँ पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स थे। तभी सुकासा को याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था और कहा था कि इससे मॉन्स्टर्स दूर भाग जाएंगे। लेकिन जब सुकासा उस स्मोक बॉम्ब का यूज करता है, वहाँ पर एक मिनटॉर आ जाता है। वहीं गिलिस को समझ नहीं आता कि एक मिनटॉर अपर फ्लोर्स में कर क्या रहा है। अकीरा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार ही टूट जाती है। जिसके बाद अकीरा सुकासा के पास आ जाता है, जो कि अपनी तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अकीरा उसकी तलवार को उठाकर कहता है कि वो कुछ भी ना करे, उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं। सुकासा कहता है तो फिर बाकी के स्टूडेंट्स को कौन बचाएगा। अकीरा कहता है कि वो खुद को बचाने पे फोकस करे, उन सब ने ट्रेनिंग की है और वो खुद को संभाल सकते हैं। वहीं सुकासा परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आता कि वो तो हीरो है, फिर वो इतना लाचार कैसे हो सकता है। अकीरा जानता था कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन ये तो थोड़ा पागलपन जैसा हो रहा था। तो वो एक लड़की से कहता है कि वो सुकासा के ऊपर डिस्टेंस स्पेल को कास्ट करे। उस लड़की को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, फिर भी वो स्पेल को कास्ट कर देती है और उन्हें पता लगता है कि सुकासा के ऊपर सच में एक कर्स किया हुआ था। जिसके बाद वो सारन के पास जाता है और कहता है कि वो उस चीज को ट्राई करने वाला है। जिसके बाद सारन अपनी स्किल लाइटनिंग फ्लैश से उस मिनटॉर के ऊपर अटैक करता है, जो कि अकीरा को भी लगने वाला था। लेकिन एन वक्त पर वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है। अकीरा शैडो को कंट्रोल करता हुआ उस मिनटॉर के ऊपर अटैक करता है और उसे बड़ी आसानी से हरा भी देता है। जिसके बाद वो उस मिनटॉर को शैडो में घुसाने लगता है और थोड़ी देर में ही उस मिनटॉर का नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन तभी शैडो मैजिक अकीरा के कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, तो सारन उसके पास आता है और उसे सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से वो अपने शैडो मैजिक को वापस से अपने कंट्रोल में लेके आ पाता है और सारन का शुक्रिया अदा करता है। आगे सारन अकीरा से कह रहा था कि उसने कभी शैडो मैजिक स्किल के बारे में नहीं सुना
है। ये पावरफुल तो है लेकिन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल, तो बेहतर यही होगा कि ये उसका यूज अभी ज्यादा ना करे। इसके बाद सारन उसे एक कटाना देता है और बताता है कि इसे पहले हीरो ने बनाया था। अकीरा को समझ नहीं आता कि वो हीरो की जगह उसे ये तलवार क्यों दे रहा है। सारन उसे बताता है कि उसके पास पहले ही होली स्वॉर्ड है और अगर उसने इस तलवार को उसे दे दिया तो किंग को भी इसके बारे में पता लग जाएगा और वो ऐसा होने नहीं देना चाहता क्योंकि उसने रॉयल आर्मरी से इसे चुराया है। जिसके बाद सारन बताता है कि इस तलवार का नाम इसी के ऊपर लिखा है पर वो उसे नहीं पढ़ सकता। अकीरा देखता है कि उसमें जापानीज में लिखा था गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड। इसके बाद सारन बताता है कि सुकासा के ऊपर जो कर्स है वो काफी पावरफुल है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो डिस्पेल नहीं हुआ। सारन कहता है कि वो जानता है कि उस कर्स को किसने कास्ट किया है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक क्रिस्टल के सामने कह रही थी कि सुकासा एक नकली हीरो है और वो एक कठपुतली बनकर रहेगा। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और उस क्रिस्टल को काट देता है। उसे देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि उसे शर्म नहीं आती, एक सुंदर लड़की के रूम में वो बिना परमिशन के आ गया। सुंदर लड़की दूसरों पे काला जादू लड़की नहीं डायन करती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि वो सब कुछ किंग के लिए कर रही है। अकीरा उससे पूछता है कि क्या वो किंग की हर बात मानेगी, लेकिन वो फिर से सेम ही कहती है कि वो सब कुछ किंग के लिए कर रही है। ये देखकर अकीरा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पास यानी डायन के पास काफी सारे क्रिस्टल्स पड़े थे। जिसके बाद अकीरा सारी चीजें सारन को बताता है। सारन उससे कहता है कि प्रिंसेस किंग की कठपुतली बन चुकी है और अकीरा से कहता है कि उसे जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन उसे कासल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि अब प्रिंसेस हीरो को छोड़कर बाकी सबके ऊपर कर्स करेगी। पर क्योंकि वो उसे नहीं जानती वो उसके ऊपर कर्स नहीं कर पाएगी। अकीरा समझ जाता है कि इसका मतलब ये था कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी। अकीरा उससे पूछता है कि क्या अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए वो उसे डांट नहीं लगाएगा। सारन उससे कहता है वो तो जवान है, उसे गलतियां करने की इजाजत है और अब उसे सब कुछ बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अकीरा कासल के बाहर पेड़ पर सो रहा था। सुबह वो देखता है कि बाहर काफी भीड़ लगी हुई है जहाँ पर काफी सारे नाइट्स और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे थे। अकीरा जब वहाँ जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर सारन की लाश पड़ी थी। वो बाकियों से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया है, लेकिन स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि जो डैगर उसे लगा हुआ है वो अकीरा क्या ही है। अकीरा उन्हें याद दिलाता है कि उसका डैगर उस मिनटॉर के ऊपर टूट चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और वो लोग कहने लगते हैं कि वो हमेशा से ही थोड़ा सस्पिशियस रहा है। ये सुन के अकीरा समझ जाता है कि प्रिंसेस ने उन सब के ऊपर कर्स किया है। सुकासा सभी स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एक मर्डर के लिए उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन तभी किंग कहता है कि नाइट कमांडर को मारकर उसने बहुत बड़ा पाप किया है और सभी सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। तो अकीरा अपनी कंसील प्रेजेंस स्किल का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो गिल्स के पीछे आकर खड़ा होता है जो उसे बताता है कि कमांडर सारन को नाइट रेवंस ने मारा है जो कि किंग के पर्सनल असासिन है और उनका अगला टारगेट अकीरा है। आगे वो अकीरा से बताता है कि कमांडर ने अपने रूम में उसके लिए कुछ चीजें रखी हैं और वो उन्हें लेकर यहाँ से चला जाए। अकीरा कमांडर के रूम में जाता है और सामान को देखकर वो समझ जाता है कि सारन को ऐसा होने का शक था। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उससे एक पोटली वहीं पर छूट गई थी। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि किंग को बताती है कि उसने हीरो को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर कर्स कर दिया है और इसके ऊपर युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें बस एक बहाने की जरूरत है। किंग उम्मीद करता है कि ये सारे बच्चे उनके लिए अच्छे मोहरे बने और प्रिंसेस से कहता है कि वो अकीरा के पीछे नाइट रेवंस को लगा दे। वहीं अकीरा डंजन में छुपा हुआ था क्योंकि सारन ने उसे बताया था कि अगर छुपना है तो डंजन ही सबसे बेहतर जगह है। बस उसमें एक ही दिक्कत है कि वहाँ पर पानी की काफी कमी रहती है। वो याद करता है कि अगर वो अपनी क्लास को अपग्रेड करना चाहता है तो डंजन से बेहतर और कोई जगह नहीं है, लेकिन इसकी कंसील प्रेजेंस स्किल अच्छी हेयरिंग और स्मेल वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप होगा वो अपनी स्मेल, टेम्परेचर और साउंड को भी छुपा पाएगा। अकीरा डंजन के अंदर मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अब उसका लेवल 69 हो चुका है। नॉइस। वो याद करता है कि सारन ने उससे कहा था कि 100 लेवल पर पहुंचने पर उसकी एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट होगी जो कि इस दुनिया में उसके बहुत काम आने वाली है। उस लैबिरिंथ के बारे में सारन ने उसे बताया था कि हर 10 लेवल के बाद उसका सामना एक बॉस से होगा और बॉस रूम में एंटर करने के बाद जब तक कि उनमें से कोई मर नहीं जाता कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अकीरा ऐसे ही एक बॉस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होना था। अकीरा उस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर की पूंछ एक सांप थी जिसका जहर अकीरा के पैर के ऊपर लग जाता है और इसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपने पंजे से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अकीरा बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब अकीरा फाइनली अपनी पूरी ताकत यूज करने का डिसाइड करता है और फिर से शैडो मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी वहाँ पर आवाज आती है जो कहती है कि मास्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी मोड ऑन होता है। दूसरी तरफ कासल में सुकासा सभी स्टूडेंट से कह रहा था कि उन्हें डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसके लिए तैयार नहीं होता और सुकासा को लगता है कि ये जरूर प्रिंसेस की कर्स की वजह से होगा, जैसा कि वाइस कमांडर गिलिस ने उसे बताया था। तो सुकासा अकेला ही डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए जाने लगता है। ये देखकर एक स्टूडेंट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और ऐसे ही करते करते काफी सारे स्टूडेंट्स उसके साथ बाहर आ चुके थे। सुकासा उनसे पूछता है कि वो लोग उसके साथ क्यों आए, तो डिस्टेंटर उसे बताती है कि जो भी बाहर आए हैं उनके ऊपर कर्स का असर नहीं हुआ
है। वो खुद एक डिस्टेंटर है तो उसके ऊपर तो कर्स असर करते ही नहीं। और आसाहिना को लगता है कि ये सब शायद उसकी वजह से है। उसे याद है कि उसने इस तलवार से एक अजीब से रूम में कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ा था और उसे ये भी नहीं पता कि ये तलवार उसके पास आई कहां से। दूसरी तरफ हम गिलिस को देखते हैं जो सोच रहा था कि जब किसी को कंट्रोल करने की बात होती है तो उसके मैनिपुलेशन स्किल कर्स से भी ज्यादा खतरनाक है और ये सब कुछ उसने कमांडर सारन के फाइनल ऑर्डर्स पर किया था। वहीं आसाहिना सोच रहा था कि जब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे उसे अकीरा को डिफेंड करना चाहिए था और वो उससे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अकीरा की नींद आसाहिना के सपने को देखते हुए खुलती है और वो नोटिस करता है कि उसके शरीर में जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है जहाँ वो देखता है कि उसकी एचपी पूरी तरह से फुल हो रखी है। तभी उसकी नजर शैडो मैजिक पर जाती है जिसे जब उसने यूज किया था वो लेवल 3 पर थी, पर एक बार यूज करते ही वो लेवल 5 पर पहुंच चुकी है। इसके बाद वो लेवल 75 पर पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक स्लाइम गिरता है जिसे अकीरा बड़ी ही आसानी से हरा भी देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर से एक एल्फ बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी स्किल वर्ल्ड आइज का उसके ऊपर यूज करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत अजीब सी चीजें दिखने लगी थी तो वो जल्दी से उसे ऑफ कर देता है। तभी उस लड़की को होश आता है और अकीरा सोचता है कि उसने अपनी वर्ल्ड आइज से उसके स्टैट्स देखे थे तो वो जानता है कि उस लड़की के पास सिर्फ 2% एचपी बची है और साथ ही वो भी वर्ल्ड आइज का यूज कर सकती है। उसके पूछने पर अकीरा उसे बताता है कि वो लोग कैंटिनेंट लैबिरिंथ के 65th फ्लोर पर है और वो यहाँ पर लेवल अप करने आया है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद अकीरा उसे 69th फ्लोर पर लेकर आता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारा पानी था और क्योंकि उस लड़की को भूख भी लगी थी तो वो उसके लिए दलिया बना देता है। वो लड़की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखती है और अकीरा से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। अकीरा उसे बताता है कि उसने ही लिखा है और इसका मतलब 69 है। वो समझ जाती है कि अकीरा उसे यहाँ पर उठाकर लेकर आया है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने कहीं ऐसी वैसी जगह उसे टच तो नहीं किया। मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सो जा। इसके बाद अकीरा अपनी डिटेक्ट डेंजर स्किल को एक्टिवेट करता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में 80वें फ्लोर पर जाते हैं और एक मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तुम तो पूरी तरह से ठीक हो ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लेकिन वो लड़की कहती है कि वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, वो उसका पीछा नहीं कर रही। इसके बाद वो दोनों ही बॉस रूम के अंदर जाते हैं और इस फ्लोर का बॉस एक ड्रैगन था। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो दोनों ही डॉज कर लेते हैं। अकीरा अपने कंसील प्रेजेंस स्किल को एक्टिवेट करता है और वो लड़की अपने ग्रेविटी मैजिक से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो ड्रैगन अकीरा के ऊपर भी अटैक कर देता है। वो लड़की अकीरा को बताती है कि वो उसके माना को ट्रेस कर रहा है तो उसे अपने माना को आसपास डिफ्यूज कर देना चाहिए, लेकिन अकीरा कहता है कि ये नामुमकिन है और अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ के उसकी बीच वाली आंख में अपनी तलवार को घुसा देता है। इसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है तो उसे आकर उस लड़की को बचाना पड़ता है। इसके बाद वो ड्रैगन चमकने लगता है और एक बिल्ली में बदल जाता है। अमेलिया वर्ल्ड आइज स्किल का यूज करती है जिससे उसे पता लगता है कि वो असल में एक काली बिल्ली ही है। उसके पास बस एक्स्ट्रा स्किल में शेप शिफ्टर स्किल है। मैं मजे के लिए उस ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई जिसे मैंने एक बार देखा था, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अकीरा हैरान हो जाता है कि वो बिल्ली बात कर सकती है। वो कहती है कि डीमन लॉर्ड ने उसे बहुत समझदार बनाया है, वो उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो उन्हें डीमन लॉर्ड का मैसेज देना चाहती है। वो कहती है कि डीमन लॉर्ड ने अकीरा को डीमंस के लैंड वोल्केनो में बुलाया है। अकीरा उससे पूछता है कि डीमन लॉर्ड भला उसके बारे में कैसे जानता है और उसे कैसे पता कि वो यहाँ पर है। मुझे नहीं पता वो ये सब कैसे जानते हैं, ना ही उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लो अब मुझे मार दो। लेकिन अकीरा उसे नहीं मारता क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं है कि डीमंस इविल होते हैं। अमेलिया कहती है कि बिना बॉस को मारे वो इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, तो अकीरा कहता है कि वो इसका कोई और रास्ता ढूंढेंगे। वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद है, ऊपर से वो बात भी कर सकती है। तो वो बिल्ली उसे बताती है कि अगर वो उसे अपना फैमिलियर बनाता है तो वो यहाँ की बॉस नहीं बचेगी और वो इस रूम से बाहर जा पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए मास्टर का माना कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा? हम इसलिए या फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे। वहीं अमेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कल की आई बिल्ली के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत है, तो मुझे ये बताओ रिचुअल की शुरुआत कैसे होती है? जिसके बाद अमेलिया उसे बताने लगती है कि उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले वो उसका नाम रखता है नाइट और फिर उस बीस्ट के ऊपर हाथ रख के अपने माना को उसके अंदर चैनल करने लगता है। इसकी वजह से अकीरा उस बिल्ली की यादों में पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि उसने एक बड़े से शहर को तबाह कर दिया था। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। अगर तुम्हारी सोल यहाँ पर मर जाती है तो तुम्हारा बाहर शरीर भी खत्म हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर उसका शरीर भी घायल हो रहा था। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन अकीरा जानबूझकर उसके अटैक को डॉज नहीं करता जिसकी वजह से उस बिल्ली के पंजे अकीरा के आर पार हो जाते हैं। बिल्ली पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। अकीरा कहता है कि वो जानता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती और वो उसका ध्यान रखेगा ताकि वो कभी ऐसी डिस्ट्रक्शन ना करे। जिसके बाद वो बिल्ली उसकी फैमिलियर बन जाती है और अकीरा के हाथ पर एक सिंबल बनता है जो कि उनके पैक्ट को दर्शाता है। नाइट कहती है कि वो देखना चाहती है कि
कि अकीरा कहाँ तक जाता है। अकीरा उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद अमीलिया भी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, जो कि असल में उनके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। अकीरा कहता है कि ये तब तक गायब नहीं होगी जब तक कि वो उसका यूज नहीं करते, तो अपनी इंजरीज को ठीक करने के लिए वो यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ सुकासा की पार्टी यामाटो नाम की जगह पर पहुंचती है, जो बिल्कुल जापान जैसे दिख रही थी, और वो याद करते हैं कि कई जनरेशंस पहले उसे एक हीरो ने बनाया था। उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, तो एक स्टूडेंट कहता है कि उन्हें गिल्ड में जाकर एडवेंचरर्स की तरह रजिस्टर करना चाहिए। आगे सुकासा कहता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और अगर वो जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना होगा, क्योंकि एक बार वो अपना काम कर दें तो वो किंग और प्रिंसेस से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर उन्हें बुलाया है तो वो वापस भी उन्हें भेज सकते हैं। पैसे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होते ही वो डीमन कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाएंगे, लेकिन आसाहीना उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें सबसे पहले अकीरा से बात करनी होगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उन्हें डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए उसे साथ में लेकर जाना चाहिए। सुकासा कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, और वो ये भी जानता है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। डीमन लॉर्ड को सिर्फ होली स्वॉर्ड ही हरा सकती है, तो टीम वर्क बहुत जरूरी होने वाला है, और उनके बीच में पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अकीरा उनके साथ नहीं आएगा, तो वो अकीरा के साथ टीम अप तभी करेंगे जब वो लोग उसके जितने ही ताकतवर होंगे, लेकिन उन्हें अकीरा का वेट तभी तक करना चाहिए जब तक यहाँ के मॉन्स्टर्स उन्हें ट्रेन करने के लायक हैं। सुकासा की ये सारी बातें वो लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम अमीलिया को देखते हैं, जो कि भाग रही थी। तब एक एल्फ उसके पैरों में तीर मार देता है। अमीलिया उनसे पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक एल्फ लड़की उससे पूछती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिसके बाद वो एक मैजिक का यूज करके वहाँ से निकल जाती है। अमीलिया आगे बताती है कि अपने देश से बाहर निकालने के बाद वो इस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर एक स्लाइम ने उसे खा लिया, और आगे की कहानी तो हमें पता ही है। अकीरा उससे कहता है कि उसे अपने घर वापस जाकर उन सभी को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन अमीलिया कहती है कि वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, उसका वहाँ पर कोई नहीं। पर वो तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, फैमिली के साथ तो बात करने से हमेशा चीजें सॉल्व हो जाती हैं। मेरी भी एक छोटी बहन है, फैमिली में कितने भी झगड़े हो वो होते तो हमेशा परिवार ही है। आगे अकीरा कहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसका एक काम है। उसकी लाइफ में कभी भी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, सिर्फ एक ही इंसान था जिसने उस पर ध्यान भी दिया और उसे इस दुनिया में जीने की स्किल्स भी सिखाए। जब तक मैं कमांडर सारन का बदला नहीं ले लेता, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। उसके गुस्से की वजह से वो दोनों डरने लगते हैं, तो नाइट मास्टर से कहता है कि वो अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करे। आगे नाइट उसे बताती है कि सारन मित्र के बारे में काफी सारे लोगों ने सुना है, वो बहुत फेमस है। तभी अकीरा अपने एक दस्ताने को निकालकर नीचे फेंक देता है, जिसे देखते ही वो बिल्ली उसे पकड़ने जाती है, और अकीरा कहता है कि वो ऐसे अपनी पड़ोस की बिल्ली के साथ खेला करता था। जिसके बाद अमीलिया भी उसके साथ आकर चिपक जाती है। नाइट उसे बताती है कि उन दोनों की सोल लिंक हो गई है, तो अगर उनमें से एक भी मरता है तो दूसरे की भी मौत हो जाएगी। पर इसका एक फायदा भी है कि वो चाहे जितनी मर्जी दूर हो, वो अपने दिमाग से बात कर सकते हैं। वहीं ये सुन के अमीलिया को जलन होने लगती है, अकीरा से नहीं, नाइट से। अमीलिया उन्हें बताती है कि ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल उन्हें वहां लेकर जा सकता है जहां वो जाना चाहते हैं, और अगर कई लोग एक साथ उसे यूज करते हैं तो वो किसी एक ही की इच्छा सुनता है। क्या इस सर्कल मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा सकता है? नहीं, मुझे पहले अपना बदला लेना है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन सर्कल उन्हें फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट यानी एल्व्स के कॉन्टिनेंट में ले जाता है। अमीलिया कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। तभी एक आर्चर अमीलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा उसे बचा लेता है। तभी अचानक से वो उस आर्चर के पास पहुंच जाता है। तुम जरा भी हिले, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो एल्फ कहता है कि वो तो बस उस चमक के पीछे आया था, और यहाँ पहुंचते ही उसे ये गुनहगार मिल गई जिसने अपने ही होमलैंड को छोड़ दिया। आगे वो कहता है कि अब वो प्रिंसेस नहीं है और उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं, लेकिन तभी अकीरा उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे एल्फ्स आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और साथ ही अमीलिया की छोटी बहन किलिका भी वहाँ पर आ चुकी थी। किलिका कहती है कि जो अमीलिया ने गुनाह किया है उसकी सजा तो आज उसे मिलकर रहेगी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब अमीलिया अपने गार्ड्स के साथ घूम रही थी, और वो देखती है कि किलिका कुछ एल्फ्स के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, और वो उन्हें हरा भी देती है, जो देखकर अमीलिया उसके ऊपर गर्व महसूस कर रही थी और उसकी तारीफ करती है। लेकिन उसके साथ खड़ा गार्ड कहता है कि वो चाहे जितनी भी इंप्रेसिव हो, लेकिन एक दिन इस नेशन को अमीलिया लीड करेगी। इसके बाद लियम अमीलिया के पास आता है और कहता है कि वो उनकी सगाई को तोड़ रहा है। पीछे से वहाँ पर किलिका भी आती है, जो बताती है कि लियम उसके साथ शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइट है। जिसके बाद किलिका काफी सारे सोल्जर्स के साथ अमीलिया के सामने खड़ी थी, और एक बंदा कहता है कि चाइल्ड ऑफ ब्लाइट उनके देश पर राज नहीं कर सकता और राज करने का हक
शक किलिका का है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कीरा उससे कहता है कि तुम बार बार इसे क्रिमिनल बुला रही हो, आखिर इसने किया क्या है। किलिका कहती है कि उसकी बहन ने हीलिंग पोशन के नाम पर उसे जहर दिया है। एक रॉयल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो दूसरा रॉयल ही क्यों ना हो। अमीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सच में हीलिंग पोशन ही था, लेकिन किलिका उसकी बात को नहीं मानती। किलिका कीरा के पास जाकर उसके ऊपर अपनी मेस्मराइज स्किल का यूज करती है। अमीलिया किलिका से कहती है कि वो अपनी मेस्मराइज स्किल को डीएक्टिवेट करे और अकीरा से माफी मांगे, लेकिन अकीरा उसे बताता है कि इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और नाइट कहती है कि ये स्किल उनके ऊपर असर नहीं करती जिनका लेवल तुमसे ज्यादा हाई हो, लेकिन किलिका कहती है कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता और सभी सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। सभी एल्व्स उसके ऊपर एरो शूट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और किलिका से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन सारे सोल्जर्स कहने लगते हैं कि इसमें किलिका की कोई गलती नहीं है, ये सब अमीलिया की वजह से हुआ है। ये सुन के किंग समझ जाता है कि किलिका ने अपनी मेस्मराइज स्किल का यूज किया है और वो उसे हटाने को कहता है। इसके बाद किंग किलिका की हरकतों के लिए अकीरा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि भले ही वो उसकी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हो, लेकिन दूसरे रेसेस को वो अपने देश में नहीं आने देते। तो अमीलिया कहती है कि अगर ऐसा है तो वो भी यहाँ से जा रही है, लेकिन ये सुन के किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसका काम इस किंगडम को लीड करना है। जिसके बाद अकीरा कहता है कि अमीलिया जो चाहे कर सकती है और जो भी वो डिसीजन लेगी मैं उसका साथ दूंगा। किंग कहता है कि वो दोनों डुएल करेंगे और जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। उसकी जगह फाइट में किलिका लड़ेगी। जिसके बाद वो डुएल करने के लिए होली ट्री के नीचे जाने लगते हैं, क्योंकि एल्व्स की यही प्रथा है। रास्ते में अकीरा अमीलिया से पूछता है ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइट होता क्या है। अमीलिया उसे बताती है कि उनमें एक कहानी चलती है कि दो ट्विंस जब पैदा होंगे उनमें से एक उनके पेरेंट्स जैसा नहीं दिखेगा, उसे ही चाइल्ड ऑफ ब्लाइट कहा जाता है, जो कि अपने ही घर में तबाही लेकर आएगा। और वो बताती है कि उसके बाल और आंखों का रंग उसके पेरेंट्स से नहीं मिलता, पर तुम्हारी आंखें और बाल मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। इसके बाद वो सभी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और अमीलिया अकीरा को बताती है कि किलिका उनकी सबसे ज्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। दोनों अपनी फाइट के लिए आमने सामने आ जाते हैं और अकीरा ने अपनी तलवार को बाहर भी नहीं निकाला था, क्योंकि वो गलती से उसे मारना नहीं चाहता था, जो सुन के किलिका को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है और किलिका लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन उसका एक भी अटैक अकीरा को छू भी नहीं पाता और वो आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसे धक्का दे देता है। नाइट कहता है कि अमीलिया की बहन ताकतवर है, लेकिन उसके मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। अकीरा किलिका से कहता है कि इससे पहले कि उसे चोट लगे उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन इससे किलिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो विंड मैजिक का यूज करके अकीरा के ऊपर अटैक करने लगती है। अकीरा अभी भी उसके हर अटैक्स को डॉज कर रहा था और उसके पास पहुंचकर उसके पैर पर मारकर गिरा देता है। किलिका फिर से खड़ी होती है, लेकिन तभी अकीरा उसके पीछे आकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बहन के साथ समझौता नहीं कर सकती। लेकिन किलिका कहती है कि उस लड़की ने उससे सब कुछ छीन लिया, वो ऐसी लड़की के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती। और फिर से अकीरा के ऊपर अटैक करने लगती है और अटैक करते हुए वो कहने लगती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसकी सिस्टर ने उससे सब कुछ छीन लिया। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो दोनों बहनें साथ में थी और एक सोल्जर किंग को बता रहा था कि उन्होंने अमीलिया की क्लास को अप्रेज कर लिया है और वो एक स्पिरिट मीडियम है, यानी वो भगवान की मैसेंजर है जो कि अवेकन होने के बाद दुनिया को जैसे चाहे बदल सकती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ किलिका कहती है कि उस दिन के बाद से ही सबने उसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया, जब तक उसे सबका प्यार वापस नहीं मिल जाता वो तब तक नहीं रुकेगी। दूसरी तरफ लियम अमीलिया के पास आता है जो उसे कुछ देते हुआ कहता है कि वो इसका यूज करके किलिका को बचा ले। वो असल में होली ट्री की एक टहनी थी जिसमें प्योरीफाइंग पावर्स होती हैं और इसकी मदद से अमीलिया उन सभी सोल्जर्स के ऊपर से किलिका की मेस्मराइज स्किल को हटा देती है। ये देखकर किलिका और गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी बहन फिर से उससे सब कुछ छीनने वाली है। अकीरा उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसके पीछे वाले लोग घायल हो जाते, तो वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है जो कि किलिका के अटैक को अपने अंदर समा लेते हैं, जिसके बाद वो किलिका को भी खाने वाले थे। लेकिन अकीरा कहता है कि वो उसकी जगह उसे खा लें और वो अकीरा को जाकर उसे कंज्यूम करने लगते हैं। उसे लग रहा था कि उसे डैमेज होगा, लेकिन उल्टा ही उसकी बॉडी एक डार्क ऑरा से कवर हो जाती है, जिसके बाद वो किलिका की तरफ बढ़ता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि किलिका नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर लियम और अमीलिया भी पहुंच जाते हैं। किलिका को लगता है कि जितना उसने सोचा था लियम उससे ज्यादा ताकतवर है, तभी उसकी मेस्मराइज स्किल इतनी जल्दी उस पर से हट गई। लेकिन अमीलिया उसे बताती है कि लियम कभी उसके स्पेल के कंट्रोल में था ही नहीं। इसके बाद वहाँ पर किंग आता है और किलिका से कहता है कि अमीलिया ने कुछ भी नहीं किया, उससे सब कुछ उसने छीना है। किलिका को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, जिसके बाद किंग उसके ऊपर से अपनी फॉरगेटिंग स्किल को डीएक्टिवेट करता है। इससे किलिका को याद आता है कि बचपन में वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए अकेले ही ट्रेन किया करती थी और इसी के लिए वो एक डंजन में जा रही है, लेकिन उसके फादर ने उससे कहा था कि वो 3rd फ्लोर से ऊपर ना जाए। लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जो उससे कहता है कि अगर वो ताकतवर होना चाहती है तो उसे इस बॉल का यूज करना चाहिए, जिससे वहाँ पर ऐसे
मॉन्स्टर्स आएंगे जो उसके लेवल अप करने के लिए परफेक्ट होंगे। किलिका डंजन में जाने के बाद उस बॉल का यूज करती है, लेकिन उससे समन हुए मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसे डर के मारे बाहर आना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर्स भी बाहर आ जाते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि लैबिरिंथ मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आ ही नहीं सकते। और अब वहाँ से भागने की जगह किलिका उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, क्योंकि अगर उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया होता तो वो उसके लोगों पर अटैक करने लगते। तभी वहाँ पर लियम कुछ सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करने जाता है एक छुपा हुआ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बंदा जोर से हंसने लगता है। वहीं प्रेजेंट में किंग उसे बताता है कि लियम की मौत की वजह से उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था, इसी वजह से उन्होंने उसकी मेमोरीज को छुपा दिया था। वहीं उस दिन अमेलिया ने 2 नए मैजिक क्रिएट किए, ग्रेविटी और रेजरेक्शन, और होली ट्री की मदद से लियम को वापस से जिंदा कर दिया। और लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना इसलिए बंद किया था क्योंकि सिर्फ वही थी जिसे सच्चाई का पता नहीं था। और लियम उसे बताता है कि उसने जानबूझकर उन्हें पहले अलग होने दिया ताकि उसकी नफरत और ज्यादा ना बढ़े। किलिका समझ जाती है कि उसकी स्किल ने लियम पर कभी असर किया ही नहीं था, और किंग बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में होली ट्री का एक पत्ता गया था। इसके बाद किलिका अमेलिया को गले लगाकर रोने लगती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद रात को सभी लोग पार्टी शार्टी कर रहे थे और किंग ने अमेलिया को जो चाहे करने की परमिशन दे दी है क्योंकि अकीरा मैच को जीत चुका था। और अकीरा उन्हें बताता है कि वो बीस्ट फोक के कॉन्टिनेंट में जा रहा है क्योंकि नाइट ने उसे बताया था कि वेपन्स के लिए वो परफेक्ट जगह है। दूसरी तरफ सुकासा भी अपने टीम मेंबर्स के साथ बीस्ट फोक के कॉन्टिनेंट में ही जा रहा है क्योंकि उन्हें अपने वेपन्स अपग्रेड करने हैं और इस जगह पर वो और लेवल अप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अकीरा और अमेलिया एल्व्स के किंगडम से जाने के लिए तैयार हैं और किंग उनके साथ अपने सोल्जर्स को भेजता है जो कि उन्हें पोर्ट तक छोड़कर आएंगे क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा किडनैपिंग्स की घटनाएं हुई हैं। रास्ते में अमेलिया नाइट से पूछती है कि वो किंग ऑफ एल्व्स के सामने इतनी तमीज से क्यों पेश आ रही थी। नाइट कहती है कि बहुत कम लोग डीमंस और मॉन्स्टर्स से इतने अच्छे से पेश आते हैं, तो अगर उसने कुछ तबाही मचाई होती तो उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर तुम तमीज से पेश आओगी तो क्या डीमन लॉर्ड को ये पसंद आएगा? वो हमें अभी भी देख रहा है ना। नाइट उसे बताती है कि उसकी आंखें और कान अभी भी डीमन लॉर्ड से लिंक हो रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं देगी। अकीरा कहता है कि अगर उसकी और डीमन लॉर्ड की फाइट हो तो वो डीमन लॉर्ड का साथ दे। मुझे नहीं लगता ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी। डीमन लॉर्ड तो आपसे आमने सामने खुद ही मिलना चाहते हैं। अमेलिया कहती है कि शायद डीमन लॉर्ड उसका दोस्त बनना चाहता है और उसकी पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो रखा है क्योंकि कोई भी शैडो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तभी अकीरा कुछ डिटेक्ट करता है और कैरेज को रुकवा देता है। वो देखता है कि कुछ बैंडिट्स ने एक लड़की को अगवा कर रखा था और कहते हैं कि अगर उन्होंने जैसा कहा वैसा नहीं किया तो वो इस लड़की की जान ले लेंगे। और जब वो प्रिंसेस अमेलिया को देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सरदार उसे देखकर उन्हें शाबाशी देगा। तभी अकीरा अपनी कंसील प्रेजेंस स्किल का यूज करता है और बड़ी तेजी से उन सभी बैंडिट्स को हरा देता है। एक सोल्जर अकीरा को बताता है कि ग्राम बीस्ट फोक के कॉन्टिनेंट के नेशन उरुक का एक रॉयल है। अकीरा सभी सोल्जर से कहता है कि वो उन सबको पैलेस में ले जाए और वहाँ से वो अकेले ही जाएंगे। जिसके बाद वो शिप में चढ़ जाते हैं जहाँ नाइट अकीरा को बताता है कि पोर्ट सिटी में एक लैबिरिंथ है, वहाँ पर वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचने में उन्हें कुछ दिन लगने वाले हैं। अमेलिया खुश हो जाती है कि वो अकेले अकीरा के साथ समय बिता पाएगी। डोरे डालना बंद कर, मुझे किताब पढ़ने दे। इसके बाद वो उरुक नेशन के एक टाउन ब्रूट में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि बीस्ट फोक ने ह्यूमंस को लेबर्स की तरह रखा हुआ था। तभी 2 बीस्ट फोक उनके सामने आते हैं। ओए इंसान, उस लड़की को इधर दे और दफा हो जा। लेकिन अकीरा अपने शैडो मैजिक से उनकी आंखों पर अटैक करता है और इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। वहीं नाइट को देखकर आसपास के सभी बीस्ट फोक डर रहे थे। अमेलिया उससे पूछती है कि वो लोग डर क्यों रहे हैं, तो नाइट उन्हें बताती है कि इस कॉन्टिनेंट में लोग काली बिल्लियों से डरते हैं। वहीं पीछे से एक लड़की उन तीनों को देख रही थी। इसके बाद वो होटल में खाना खाते हैं और अमेलिया देखती है कि उनके रूम में एक नहीं बल्कि 2 बेड थे, पर उसे लग रहा था कि उनका काम तो एक बेड में ही हो जाएगा। तो उन दोनों को चुम्मा चाटे के लिए समय देने के लिए नाइट वहाँ से चली जाती है, जो देखकर अमेलिया खुश हो जाती है। इसके बाद वो नहाने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है अकीरा सो चुका था, जो देखकर ये ठरकी लड़की उदास हो जाती है और उसके गाल पर किस्सी देकर उसके बगल में ही सो जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि अकीरा सोया नहीं था। ऐसी उत्तेजनापूर्ण सिचुएशन में उसे भला नींद कैसे आती। इसके बाद सुबह नाइट वापस आती है और उन्हें बताती है कि कोई आने वाला है, तो उन्हें जल्दी से खुद को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर एक लोहार आता है जिसका नाम क्रो था, जो कहता है कि उसे नाइटमेयर ऑफ एडले ने बुलाया था, तो उसके पास आने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। नाइट उन्हें बताती है कि वो उन्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई क्योंकि क्रो दुनिया का बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। इसके बाद क्रो अकीरा का वेपन देखता है और कहता है कि पर्याप्त रोकड़ा और मटेरियल अगर उसे मिल गए तो वो उसे ठीक कर देगा। इसके बाद वो मटेरियल्स की लिस्ट बनाने लगता है, जिस दौरान अकीरा उससे कहता है कि उसे 20 प्रोजेक्टाइल असासिन टूल्स भी चाहिए होंगे। ये सुनकर क्रो समझ जाता है कि अकीरा एक असासिन है और उससे कहता है कि वो पावरफुल तो है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। ये सुन के अमेलिया उसके ऊपर भड़कने लगती है, लेकिन नाइट उसे बताती है कि पिछली हीरो पार्टी का क्रो एक मेंबर हुआ करता था। इसके बाद क्रो उसे मटेरियल्स की लिस्ट देकर उस तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। नाइट अकीरा को बताती है
कि इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए लैबिरिंथ में जाना सबसे बेहतर ऑप्शन होगा और एक्स्ट्रा मटेरियल्स को बेचकर वो पैसे भी कमा सकते हैं। जिसके बाद नाइट उसे मैप पर लैबिरिंथ की लोकेशन बता देती है, लेकिन कहती है कि लैबिरिंथ में एक्सेस एडवेंचरर की रैंक के हिसाब से दी जाती है। वहीं अमेलिया क्रो से बात करने के लिए वहां से जाने लगती है तो अकीरा नाइट को भी उसके साथ भेज देता है। अमेलिया क्रो से कहती है कि पिछली हीरो की पार्टी डीमन लॉर्ड को नहीं हरा पाई और सिर्फ बीस्टमैन और हीरो ही वापस आ पाए, यानी वो बाकियों से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो चाहती है कि क्रो उसे ट्रेन करे। बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा किसी और को शिष्य नहीं बनाऊंगा। अमेलिया उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। मेरे पिछले सभी स्टूडेंट्स या तो ट्रेनिंग से डरकर भाग गए या ट्रेनिंग को झेल ही नहीं पाए। अमेलिया कहती है कि वो ट्रेनिंग को झेल सकती है और वो डरकर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमेशा अकीरा के साथ रहना चाहती है। इसके लिए उसे ताकतवर बनना होगा, वरना वो बस बोझ बनकर रह जाएगी। नाइटमेयर ऑफ फैडलिया, मैंने सिर्फ वेपन को फिक्स करने और नए वेपन बनाने की रिक्वेस्ट को माना था। हमारी रिक्वेस्ट भी सिर्फ वही थी। लेडी अमेलिया मेरे या फिर मेरे मास्टर की तरफ से नहीं बोल रही है। और एक और बात, मुझे वो बुलाना बंद करो। हाँ। तुम्हारे नाम से पूरी 20 वो कॉन्टिनेंट कांपती है, तो मैं तुम्हें वो कैसे ना बुलाऊं। अमेलिया नाइट से इस नाम का मतलब पूछती है तो वो उसे बताती है कि 1 सेंचुरी पहले एडलिया बीस्ट फोक की सबसे समृद्ध सिटी हुआ करती थी। डीमन लॉर्ड ने उसे उस टाउन पर हमला करने के लिए भेजा था, क्योंकि बीस्ट फोक डीमन टेरिटरी के अंदर घुस रहे थे। उसका काम सिर्फ एडलिया और वहाँ के लीडर्स को डराना था, लेकिन उसने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया और उसी दिन के बाद से बीस्ट फोक उसे नाइटमेयर ऑफ एडलिया बुलाने लगे हैं। उसकी बातें अकीरा भी सुन लेता है। दूसरी तरफ नाइट क्रो से कहती है जब तक वो अपने मास्टर को सर्व कर रही है वो फिर से खुद पर से कंट्रोल नहीं खोएगी। क्रो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए उससे नफरत नहीं करता, लेकिन कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं। क्रो एक कब्र के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था और नाइट उसे पहचान जाती है कि वो वही बीस्टमैन है जो हीरो के साथ बचकर निकला था, और उससे कहती है कि अगर उसने उसकी फैमिली को मार दिया है तो वो चाहे तो उसकी जान ले सकता है। लेकिन क्रो कहता है कि वो तो बस डीमन लॉर्ड का टूल है और उसकी बहन की जान डीमन लॉर्ड या फिर उसने नहीं बल्कि एक नोबल ने ली थी। हम देखते हैं कि उसकी बहन मलबे से निकलने में लोगों की मदद कर रही थी, लेकिन एक नोबल इतनी जल्दी में था कि वो वहाँ मौजूद लोगों को मारता हुआ चला गया और उस रॉयल का नाम ग्राम क्लस्टर है। नाइट उससे पूछती है कि क्या उसने अपना बदला लिया, लेकिन क्रो कहता है कि उसकी बहन कभी नहीं चाहती कि वो बदले के रास्ते पर चले। लेकिन अमेलिया कहती है कि वो अपनी बहन के डर का बहाना बना रहा है ताकि वो अपने डर को छुपाकर चुपचाप यहाँ बैठा रहे। क्रो उनसे कहता है कि अभी के लिए वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी तरफ अकीरा डंजन के अंदर जाने आया था, लेकिन रैंक की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सिटी के बीचों बीच काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं और वहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। अमेलिया नाइट को लोगों की मदद करने के लिए भेज देती है और खुद अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके हेल फ्लेम्स को आगे बढ़ने से रोकने लगती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर पर बैठकर वही लड़का आता है, जिसे देखकर अमेलिया पहचान जाती है कि उसी ने उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी। वो बताता है कि उसका नाम ऑरम ट्रेस है और डीमन लॉर्ड ने उसे कहा है कि वो अमेलिया की जान ना ले क्योंकि उसके पास स्पेशल मैजिक है। जिसके बाद वो अमेलिया को चारों तरफ से डीमन से घेर देता है। दूसरी तरफ अकीरा काफी सारे डीमंस को मार रहा था। तभी नाइट उसे बताती है कि लेडी अमेलिया को किडनैप कर लिया गया है और वो डीमन उसे लैबिरिंथ के अंदर लेकर गया है। इसके बाद जो भी मॉन्स्टर अकीरा के सामने आता है वो उन सबको मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद वहाँ पर नाइट भी पहुंच जाती है और अमेलिया को ना बचा पाने के लिए उससे माफी मांगती है। मुझे पहले इन सब चीजों को ठीक करना होगा, नाइट पीछे चली जाओ। जिसके बाद नाइट उड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अकीरा शैडो मैजिक शैडो हेल को एक्टिवेट करता है और उसका शैडो मैजिक आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर खींचने लगता है। और जो गुस्सा वो महसूस कर रहा था इससे वो समझ जाता है कि अपने परिवार के अलावा उसका एक और करीबी है जिसका नाम अमेलिया है। वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद अकीरा बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर नाइट उसके पास वापस आती है। तभी अकीरा का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कहता है कि उसने जरूरत से ज्यादा माना का यूज कर लिया। इसकी वजह से रिकवरी मोड ऑन हो रहा है और थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से हील हो जाता है। वहीं ये सब देखकर नाइट हैरान थी। इसके बाद अकीरा को होश आता है और उसके पूछने पर नाइट बताती है कि वो उसे क्रो के घर में ले आई थी और उसे बेहोश हुए 1 दिन 5 घंटे हो चुके हैं। आपका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका था और आपकी भी जान जाने वाली थी, लेकिन तभी आपका शैडो मैजिक खुद ही एक्टिवेट हो गया और आपके माना को रिकवर करने लगा। आपका मैजिक आखिर है किस तरह का? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी इन सब का समय नहीं है। जिसके बाद वो अमेलिया को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्रो उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो कम से कम अपना वेपन तो उठा ले। अकीरा देखता है कि उसने उसकी तलवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तो क्रो बताता है कि एक असासिन के लिए 2 वेपन का यूज करना आसान होता है और इसमें उसने अपने पैसे और मटेरियल्स लगाए हैं, तो उसका बिल भी उसे भरना पड़ेगा। इसके बाद वो उसे एक अंगूठी देता है जो कि दूसरे या फिर तीसरे हीरो ने बनाई थी और बताता है कि ये उसे वहाँ जाने में मदद करेगी जहाँ भी वो जाना चाहता है। अकीरा जब
वो उस अंगूठी का यूज करता है वो लैब्रिंथ की तरफ इशारा कर रही थी, यानी अमीलिया अभी भी वहीं पर है। जिसके बाद अकीरा नाइट के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लैब्रिंथ में औरम अमीलिया से कह रहा था कि डीमंस के पास एक स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो ये हमेशा से जानना चाहता था कि इसका बाकी स्पीशीज पर कैसा असर होगा। और अमीलिया की वजह से उसे पता लग चुका है कि इससे वो एल्व्स को इमोबिलाइज कर सकता है। अमीलिया उससे पूछती है कि वो लैब्रिंथ में क्या कर रहे हैं, तो औरम उसे बताता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को सेकंड ग्रेड या फिर हायर ग्रेड के डीमंस ही कास्ट कर सकते हैं, पर वो क्योंकि थर्ड ग्रेड का है तो वो अपने बॉस का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ अकीरा देखता है कि वो लाइट अभी भी लैब्रिंथ की तरफ ही इशारा कर रही है। तभी वहां पर वही लड़की आती है जो कि उन्हें छुप कर देख रही थी, और ये वही लड़की है जो कि राइटस में उसे घूर रही थी। वो उससे कहती है कि वो उसे अपने साथ लैब्रिंथ में लेकर जाए जहाँ पर प्रिंसेस अमीलिया है, लेकिन इतना सुनते ही वो उसे गर्दन से उठा लेता है और पूछता है कि उसे अमीलिया के बारे में कैसे पता। वो बताती है कि उसने अपनी सेंट ट्रैकर स्किल का यूज किया था। प्रिंसेस अमीलिया की स्मेल लैब्रिंथ के एंट्रेंस के पास जाकर गायब हो गई। नाइट बताती है कि बीस्ट फोक में सेंट ट्रैकर स्किल बहुत कॉमन होती है, तो ये जरूर सच कह रही होगी। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसका नाम लिया लकून है, उरुक नेशन की फर्स्ट प्रिंसेस, और उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीमन लॉर्ड प्रिंसेस अमीलिया के पीछे पड़ा है। अकीरा अपनी वर्ल्ड आई स्किल का यूज करता है और देखता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। अकीरा उससे पूछता है कि उसकी स्पिरिट बैरियर स्किल क्या करती है। लिया हैरान हो जाती है कि वो स्किल के बारे में कैसे जानता है, लेकिन अकीरा उससे कहता है कि वो चुपचाप उसके सवाल का जवाब दे। लिया उससे बताती है कि नॉर्मल बैरियर्स किसी एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन स्पिरिट बैरियर्स चलती फिरती चीज पर भी लगाए जा सकते हैं, साथ ही जिंदा चीजों पर भी। आगे लिया उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड अमीलिया के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो उसके रेजरेक्शन मैजिक को पाना चाहता है। दूसरी तरफ अमीलिया औरम से पूछ रही थी कि डीमन लॉर्ड को उसका रेजरेक्शन मैजिक किस लिए चाहिए। डीमंस तो पहले ही इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। औरम कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता, क्योंकि अगर मौत हुए काफी समय हो चुका हो तो ये स्पेल काम भी नहीं करता, और एक बार इसे कास्ट कर दिया गया तो कई दिनों तक इसका यूज भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो उस असासिन को मार देता है तो वो उसे जिंदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसका यूज खुद के ऊपर कर चुकी है। दूसरी तरफ अकीरा लिया से पूछता है कि वो रेटिस में क्या कर रही थी। लिया उसे बताती है कि पहले वो गांव में रहा करती थी, लेकिन वहां पर एक डार्क स्लाइम ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव को कंज्यूम कर लिया, जिसके बाद उसके मैजिक टैलेंट को देखते हुए रॉयल फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया और इसी तरह वो एक प्रिंसेस बनी। जिसके बाद उसने अपनी अथॉरिटी का यूज करके उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इसी सिलसिले में वो रेटिस पहुंची थी, जहां उसे पता चला कि उसके गांव के साथ साथ बहुत सारे ह्यूमंस, बीस्ट फोक और एल्व्स भी गायब हुए थे, जिनकी सोल्स का यूज करके एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया गया था। उन सभी लोगों को हीरो को सैक्रिफाइस करने के लिए यूज किया गया था। अकीरा कहता है कि वो भी दूसरी दुनिया से समन हुआ है, तो अगर उससे उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ सकता है। लिया कहती है कि इसमें उन सब की कोई गलती नहीं है, इसके जिम्मेदार तो किंग और प्रिंसेस हैं। अकीरा कहता है कि उसे नहीं लगता कि किंग ने उन्हें डीमंस को रोकने के लिए समन किया है। नाइट कहती है कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि पिछली एक सेंचुरी से उन्होंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, फिर भी सभी को लगता है कि डीमंस इविल होते हैं। इसके बाद वो लैबिरिंथ में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वो अगले फ्लोर्स पर जाना चाहते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स को हराना होगा। अकीरा कहता है कि उसका शैडो मैजिक सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन नाइट उसे रोक देती है और समझाती है कि उसे उस डीमन से भी लड़ना है, तो उसे अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। वो खुद शेप शिफ्ट करके सभी मॉन्स्टर्स को हरा देगी, लेकिन उस फॉर्म में वो अपना कंट्रोल भी खो सकती है। अकीरा कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद नाइट शेप शिफ्ट करके उन दोनों को आगे लेके जाने लगती है और अपने सामने सभी मॉन्स्टर्स को मार रही थी, लेकिन धीरे धीरे नाइट कंट्रोल खोने लगती है। तो अकीरा उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं सुनती, तो वो चिल्लाकर उसे बुलाता है और इस बार वो सुन जाती है और उससे कहती है कि वो उसे आवाज लगाता रहे, इससे वो खुद को कंट्रोल में रख पाएगी। आगे अकीरा उससे पूछता है कि सभी लोग डीमन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। नाइट बताती है कि पहले डीमन लॉर्ड ने बदला लेने के लिए सभी रेसेस के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि उन लोगों ने डीमंस को बंजर कॉन्टिनेंट वोल्केनो में खदेड़ दिया था। उसी समय से सारी रेसेस डीमन से नफरत करती हैं और कुछ जनरेशंस पहले के डीमन लॉर्ड की वाइफ को किसी ने मार दिया था, लेकिन वो हीरो नहीं बल्कि ऐसे ही कोई था जो खुद को फेमस करना चाहता था। अकीरा कहता है कि ये कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन फिर भी अगर अभी के डीमन लॉर्ड ने अमीलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो वो उसे माफ नहीं करेगा। नाइट कहती है कि वो समझ सकती है, लेकिन उसे एक बात याद रखने को कहती है कि हर डीमन एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत बेरहम होते हैं जिन्हें बस तबाही करना पसंद है, दूसरे बिल्कुल शांति से जीना चाहते हैं। इसके बाद वो अमीलिया तक पहुंच जाते हैं और अकीरा के कहने पर लिया अमीलिया के ऊपर एक बैरियर बना देती है। इसके बाद नाइट अपनी असली फॉर्म में आ जाती है और अकीरा से माफी मांगती है, क्योंकि कुछ देर के लिए वो मूव नहीं कर पाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना हम यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँचते भी नहीं। इसके बाद औरम और अकीरा लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। नाइट औरम से डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को याद करने को कहती है, उन्हें अकीरा को जिंदा उनके पास लेकर जाना है, लेकिन औरम कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं, उसे तो डीमन लॉर्ड ने प्रिंसेस को लेकर आने को कहा है और क्योंकि अकीरा उनके रास्ते में है इसे वो मार देगा। नाइट
नाइट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो ऑरम कहता है कि शायद डीमन लॉर्ड का मन बदल गया होगा। तभी अकीरा ऑरम के ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ऑरम इसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ऑरम उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। आगे अकीरा लगातार ऑरम के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर रहा था, लेकिन ऑरम उसके हर अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक करता जाता है। जिसके बाद वो फिर से अकीरा पर अटैक करता है और इस बार भी अकीरा उसे पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाता। कुछ देर तक ऐसा ही चलता जाता है। ऑरम उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था, वहीं अकीरा लगातार घायल ही होता जाता है। लिया को समझ नहीं आता यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बैरियर को अकीरा पर भी कास्ट किया था। नाइट बताती है कि उस डीमन का स्पेयर कॉन्सेंट्रेटेड माना से एनहेंस हुआ है। अगर उसने अपना बैरियर कास्ट ना किया होता तो वो हल्का सा स्क्रैच भी अकीरा की जान ले सकता था। वहीं इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी अकीरा उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लेके आ पाया था, तो वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है और जहाँ भी उसका खून गिरा था वहाँ शैडो बीस्ट को ले आता है और उनसे ऑरम पर हमला करवाता है। ऑरम सभी शैडो बीस्ट को हरा रहा था, लेकिन एक बीस्ट उसके पैर पर काट लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर अकीरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद ऑरम फ्लूट को निकालकर उसे बजाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 पावरफुल मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि एक साथ अकीरा पर अटैक करने वाले थे। इतनी जल्दी अकीरा दोबारा शैडो मैजिक को एक्टिवेट नहीं कर पाता, तो लिया अकीरा के चारों तरफ एक इन्वर्टेड बैरियर बनाती है जो कि उन मॉन्स्टर्स के अटैक से उसे बचा लेता है और इन तीनों मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन्हें हरा भी देता है। वहीं स्पेल की वजह से लिया पूरी तरह से थक जाती है। उस डीमन के स्पेल का असर अमीलिया से खत्म हो जाता है, तो अब वो मूव कर सकती है। वहीं ऑरम कहता है कि कम से कम उसे मजा तो आया और अकीरा को उसे मार देना चाहिए, क्योंकि डीमंस कभी सरेंडर नहीं करते। तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है और उसके अंदर से एक माहिरो नाम का डीमन आता है जो कि 2nd ग्रेड का है। नाइट अकीरा से कहती है कि वो उस डीमन से फाइट ना करे। वहीं माहिरो ऑरम को पीछे भेज देता है और चुटकी बजाकर लिया के स्पिरिट बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो अटैक करता है, लेकिन उसने अकीरा पर नहीं अमीलिया पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसकी वजह से अकीरा गुस्सा हो जाता है, लेकिन नाइट उसे शांत रहने को कहती है। वो माहिरो जैसे डीमन के सामने अपना आपा नहीं खो सकता। वहीं अकीरा भी जानता था कि वो माहिरो के सामने कुछ भी नहीं कर सकता और वो सोचने लगता है कि वो अमीलिया को यहाँ से लेकर बाहर कैसे निकले। तभी माहिरो वहाँ मौजूद सभी दरवाजों पर अपना बैरियर मैजिक कास्ट कर देता है। तभी माहिरो अकीरा से पूछता है कि उसका फैमिली नेम ओडा नोबुनागा जैसा ही लिखा जाता है या फिर उसमें दूसरी कांजी यूज होती है। ये सुन के अकीरा हैरान हो जाता है और माहिरो बताता है कि उसका पूरा नाम माहिरो आबे है और यहाँ पर आने से पहले वो भी जापान में रहता था। अकीरा को समझ नहीं आता कि इन सब का मतलब क्या है और एक ह्यूमन डीमन के साथ क्या कर रहा है। तभी माहिरो अकीरा के ऊपर अटैक करता है, जिसे वो डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाता। अकीरा माहिरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसे वो आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो फिर से अकीरा पर अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए उस अटैक की हर जगह पर अकीरा अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो खुद को बचा लेता है। तुम्हारा मैजिक तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा माना बचा नहीं। वो अकीरा पर फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर नाइट आ जाती है और अकीरा से कहती है कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं इस आदमी को तभी मार सकती हूँ अगर मैं अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दूं। लेकिन अकीरा मना कर देता है और कहता है कि वो साथ में मिलकर उसे जरूर हरा पाएंगे। जिसके बाद नाइट खुद को सारन में बदल लेती है। माहिरो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों ही उसे डॉज कर लेते हैं। इसके बाद नाइट गोल्डन लाइट मैजिक का यूज करती है, जिससे माहिरो अपने मैजिक से ब्लॉक कर देता है और उससे इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि अकीरा की शैडो का साइज बढ़ने लगता है। इसके बाद माहिरो स्टॉर्म रूलर नाम के अटैक से उन पर अटैक करता है, जिससे आसमान से बिजली गिरने लगती है, लेकिन इसे वो दोनों ही डॉज कर लेते हैं। तभी अकीरा अपने शैडो क्लैड फॉर्म में माहिरो के ऊपर अटैक करता है और इस फाइट के दौरान वो अपनी शैडोज की मदद से बैरियर्स को तोड़ भी रहा था। इसके बाद अकीरा और नाइट साथ में मिलकर माहिरो से लड़ने लगते हैं। वो दोनों उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और बड़ी ही जल्दी उसे घायल भी कर देते हैं। तुम्हें सच में लग रहा है कि तुमने कुछ उखाड़ लिया। इसके बाद माहिरो की चुटकी बजाते ही अमीलिया पीछे से आकर अकीरा को घायल कर देती है, लेकिन जैसे ही अमीलिया को होश आता है वो ये देखकर हैरान थी कि उसने क्या कर दिया और वो अकीरा से माफी मांगने लगती है। अकीरा समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और नाइट कहती है कि यह जरूर वो स्पेल होगा जो कि माहिरो ने पहले कास्ट किया था। बिल्कुल सही जवाब। मेरा स्पेल किसी के अंदर की पूरी ताकत जगा सकता है और मेरे स्टैट्स को भी उसमें जोड़ सकता है। अकीरा सोचने लगता है कि वो यहाँ पर अभी नहीं मर सकता, उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। उसे अमीलिया को भी बचाना है, सारन की मौत का बदला लेना है और अपने परिवार के पास वापस भी जाना है। तभी फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई देती है कि मास्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जिसके बाद शैडो मैजिक एक्टिवेट होकर अकीरा को फिर से हील करने लगता है। ये देखकर माहिरो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक अकीरा को छू भी नहीं पाते। थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से हील हो जाता है और उसका कॉम्बैट मोड एक्टिवेट होता है और वो बड़ी तेजी से माहिरो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अकीरा अभी होश में नहीं था। माहिरो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शैडो मैजिक उसके सभी अटैक्स को नलफाई कर देता है और फिर माहिरो को पकड़ भी लेता है। सिस्टम माहिरो को वार्निंग देता
देता है कि वो अमीलिया पर से अपने मैजिक को हटा ले। एक इंसान की धमकी से मैं डरूं? जाओ और बचा लो उसे। तभी अकीरा को होश आ जाता है और अमीलिया को बचाने के लिए वो खुद उस अटैक के सामने आ जाता है, लेकिन तभी उस अटैक के साथ साथ उसके बाकी के स्पेल्स भी गायब होने लगते हैं और ये सब क्रो ने किया था। माहिरो उसे देखकर कहता है, अरे वाह, तुम अभी तक मरे नहीं, और औरम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकीरा बेहोश हो जाता है और क्रो के घर में उसे होश आता है, जहाँ नाइट उसे बताती है कि इस बार वो 3 दिन और 5 घंटे बाद उठा है। आगे वहाँ पर क्रो आता है और उसे बताता है कि उसने लिया को अपने रॉयल पैलेस में वापस भेज दिया है। जिसके बाद क्रो के बुलाने पर सुकासा और उसके दोस्त अंदर आते हैं। अकीरा उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो गिलिस बताता है कि वो और क्रो पुराने दोस्त हैं और वो यहाँ पर वेपन्स लेने आए हैं। सुकासा अकीरा को बताता है कि गिलिस ने असाहिना को कंट्रोल करके यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं उनके कर्ज तोड़ दिए थे और अपने ऊपर से कर्ज को हटाने के लिए वो अकीरा का शुक्रिया अदा करता है। डिनर के बाद गिलिस अकीरा को बताता है कि उसे नाइट की पोजीशन से निकाल दिया गया है। आगे असाहिना अकीरा से कहता है कि वो बहुत समय से उससे मिलना चाहते थे और अब उन्हें साथ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तभी नाइट कहती है कि उसके मास्टर को सिर्फ एक ही पार्टनर की जरूरत है और उसका नाम नाइट है। जिसके बाद वो दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं, तो अकीरा उन दोनों को शांत कराता है और उनसे पूछता है कि उनका प्लान आखिर है क्या। सुकासा बताता है कि वो सबसे पहले डीमन लॉर्ड को हराना चाहते हैं। डीमन लॉर्ड को? वो भी तुम लोग हराओगे? तुम्हारी चड्डियां गीली हो जाएंगी। जो सुन के वो सब लोग उस बिल्ली पर भड़कने लगते हैं, तो अकीरा नाइट को वहाँ से भेज देता है। सुकासा कहता है कि वो डीमन लॉर्ड को इसलिए हराना चाहते हैं ताकि इसके बदले वो रेटिस को कहकर वापस से अपनी दुनिया में जा सके। अकीरा कहता है कि रेटिस कभी उनकी बात नहीं मानेगा, वो कर्ज करके लोगों को कंट्रोल करते हैं। वैसे भी उन्होंने सारन को मारा है, तो वो कभी उनका साथ नहीं दे सकता। मैं भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। सेकंड ग्रेड के डीमन टेलीपोर्टेशन सर्कल बना सकते हैं, उससे शायद हम अपनी दुनिया में जा सके। कुछ समय में मैं डीमन कॉन्टिनेंट में जाने वाला हूँ और वहाँ पर एक की गुद्दी तोड़नी है, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम है। आसाहिना पूछता है कि क्या इसमें वो लोग उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन अकीरा मना कर देता है और कहता है कि वो वही करेगा जिससे उसके घर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ये सुन के अमीलिया वहाँ से चली जाती है। अकीरा उनसे कहता है जो भी वो करना चाहते हैं वो सोच समझ कर करें और वहाँ से जाने लगता है। अकीरा अमीलिया के पास जाता है जो उससे कहती है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। उसे ये पता था, लेकिन सोच कर ही उसे बहुत दुख हो रहा है और उसे चोट पहुंचाने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। पर उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम वो जब वापस जाएगा उसके सीने में उसकी एक निशानी होगी, क्योंकि वापस जाने पर वो तो उसे भूल ही जाएगा। अकीरा उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और बताता है कि उसकी दुनिया में जो लोग हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, और वो अपनी तलवार निकालकर अपनी उंगली पर एक रिंग का निशान बना लेता है और अमीलिया से कहता है कि वो उसकी अनुराधा है और उसकी अनुराधा उसे कभी नहीं छोड़कर जाएगी। इसके बाद अमीलिया भी आई लव यू बोलकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अमीलिया की उंगली पर भी निशान बना देता है। मैं तुम्हारी हर इच्छा को जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। अमीलिया कहती है कि उसकी इच्छा है कि वो ना मरे, हमेशा उसके साथ रहे और उसके दिल में उसके अलावा किसी और के लिए जगह ना हो। अकीरा कहता है कि उसकी हर इच्छाएं पूरी होंगी और फिर दोनों में थोड़ी सी चुम्मा चाटी होती है। तुम लोग क्या खुश हो रहे हो बे? तुम्हें नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ वो लोग बात कर रहे थे कि उन्हें अकीरा को साबित करके दिखाना होगा कि वो उसके साथ जाने के लायक हैं। एक लड़का उन्हें बताता है कि पास के ही टाउन में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन हर साल जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीतता है वो लड़की गायब हो जाती है और माना जाता है कि उन्हें किडनैप करके ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस मैटर को सॉल्व कर देते हैं तो अकीरा उन्हें बोझ की तरह नहीं देखेगा। इसके बाद वो सभी अकीरा की पार्टी को भी साथ में इन्वाइट करके फेस्टिवल में जाने लगते हैं। वहीं अमीलिया को लग रहा था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ग्रैंड प्राइज में बहुत सारी खाने को चीजें मिलेगी, तो इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगता है और अकीरा जब वहां जाता है उसे पता लगता है कि ये लड़की बहस इसलिए कर रही थी क्योंकि ये लोग एक डीमन को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने नहीं दे रहे। वहीं नाइट उस डीमन को पहचान जाती है और वो अपना नाम अकीरा को लैटी बताती है। वहीं अकीरा ये देखकर हैरान था कि वो डीमन उसे बिल्कुल खतरनाक नहीं लग रही थी। लैटी अकीरा से चिपक कर उससे कहने लगती है कि वो रिसेप्शनिस्ट को कन्विंस करे ताकि वो भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सके। तो सबसे पहले अमीलिया तो उन दोनों को अलग करती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और आइडेंटिटी के तौर पर अपना नेकलेस उसके सामने रखती है, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट भी पहचान जाती है कि वो एक प्रिंसेस है और झट से उसका नाम रजिस्टर कर देती है। इसके बाद लैटी वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे बहस करने लगती है और अमीलिया अकीरा पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो एक पराई औरत पर डोरे डाल रहा था। अकीरा उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पूछता है कि क्या वो लैटी को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। अमीलिया इसके लिए मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो कोई छिछोरी हरकत ना करे। अकीरा रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो इस डीमन की जिम्मेदारी लेता है और क्योंकि वो प्रिंसेस के साथ था वो रिसेप्शनिस्ट
रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। तभी लैटी की नजर नाइट पर जाती है और नाइट उसे बताती है कि अब उसका नाम नाइट है। ये सुनकर लैटी समझ जाती है कि नाइट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इससे पहले कि अकीरा उससे कुछ पूछता, नाइट कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो बाद में उसे सब कुछ बता देगी। अभी कॉन्टेस्ट को शुरू होने में टाइम था तो वो तीनों घूमने निकल पड़ते हैं, जहाँ लैटी सभी से कह रही थी कि कॉन्टेस्ट में वो लोग उसे ही वोट दें और जबरदस्ती लोगों के शर्ट पर साइन भी करने लगती है। दूसरी तरफ नाइट अकीरा को बताती है कि लेडी लैटी थोड़ी सी अलग है। तभी दो लड़कियां अकीरा को पहचान जाती हैं और उसे साइलेंट असासिन कह के बुला रही थी। जैसे ही अकीरा की नजर उन पर पड़ती है वो दोनों शर्मा कर वहाँ से भाग जाती हैं। क्रो अकीरा को बताता है कि जब वो डीमंस को मार रहा था लोगों ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से वो फेमस हो गया है। जिसके बाद वो उसे एक येलो टैग देता है और बताता है कि उसके कारनामों की वजह से गिल्ड ने उसे सीधा येलो रैंक पर प्रमोट कर दिया है। अमीलिया उसे बताती है कि ये उसकी आइडेंटिटी की तरह यूज हो सकता है और उसके पास सिल्वर है जो कि अकीरा से काफी ज्यादा ऊपर है। साथ ही उसके बहन के पास गोल्ड जो कि दुनिया में सिर्फ 4 लोगों के पास ही है। असाहिना कहता है कि वो लोग भी येलो रैंक पर हैं, तो अगर उसके पास एडवेंचरिंग के बारे में कुछ भी सवाल है तो वो उनसे पूछ सकता है। तभी कुछ लड़कियां अमीलिया को ठूसने के लिए बुलाती हैं, जिसके बाद सुकासा भी अपनी पार्टी के साथ वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद अकीरा नाइट को अमीलिया के साथ भेजता है, जिसके बाद वो क्रो से पूछता है कि वो उनके साथ फेस्टिवल में क्यों आया है, क्योंकि उसे देख के लगता तो नहीं कि वो फेस्टिवल में जरा भी इंटरेस्टेड है। तुम्हें पता है मैंने अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं कि वो मुझे बदला लेता हुआ नहीं देखना चाहेगी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बीस्टमैन भले ही ऊपर से ना दिखे पर उम्र के साथ वो कमजोर होते जाते हैं। ग्राम क्लस्टर हमेशा ही ताकतवर बॉडीगार्ड से घिरा होता है, तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। ये नाम सुन के अकीरा को याद आता है कि जो रास्ते में उसे बैंडिट्स मिले थे वो भी ग्राम के ही थे। तुम जानते हो अमीलिया के यहाँ आते ही इतने सारे डीमंस उसके पीछे क्यों पड़ गए? उसके यहाँ मौजूद होने की इन्फो भी ग्राम ने ही लीक की थी। ग्राम के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो जो भी सिटी के अंदर आते हैं या फिर सिटी से बाहर जाते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके बाद वो बताता है कि जब उसने अकीरा का स्टाफ बनाया था उसमें एक मैजिक जेमस्टोन डाला था और उसी की वजह से अकीरा के खतरे में होने का उसे पता लगा था। इसी वजह से वो समय पर उनकी मदद करने पहुंच सका। ये सारी चीजें तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? ताकि तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। मेरे पास साइलेंट असासिन के लिए एक जॉब है। अकीरा जब उस काम को सुनता है वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर गिलिस आता है और क्रो से कहता है कि वो साथ में चले ताकि वो रहने के लिए रूम का जुगाड़ कर सके। जाते जाते क्रो अकीरा से कहता है कि कॉन्टेस्ट के समय में वो उसका नाम ले ले तो उसे मस्त बैठने के लिए सीट्स मिल जाएंगी। इसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर कंटेस्टेंट नंबर 289 यूकी थी। वहीं क्रो का नाम लेने की वजह से उन्हें एक पूरा प्राइवेट बॉक्स मिल जाता है। इसके बाद शियोरी और अमीलिया भी कॉन्टेस्ट में सामने आती हैं, जहां अमीलिया को देखकर अकीरा को 50वीं नजर का दूसरा प्यार होने लगता है। इसके बाद आखिरी कंटेस्टेंट लैटी थी। सबसे पहले वो कुछ मैजिक स्टोन्स को अपने दोनों तरफ रखती है, जिसके बाद वो अपना क्लोक हटाती है और सभी से कहती है कि वो उसके लिए वोट करें। शाम को जब वोटों की गिनती खत्म होती है अमीलिया और लैटी के बीच में टाई हुआ था, जो कि इस कॉन्टेस्ट में पहली बार हुआ है। वहीं लैटी अगले साल के भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती थी। नाइट उसे समझाती है कि अगर वो अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन खींचेगी तो उसके फादर को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन लैटी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने बापू से लड़कर भाग चुकी है। अखीरा नाइट से पूछता है कि ये लड़की आखिर है कौन, तो नाइट उसे बताती है कि ये लड़की डीमन लॉर्ड की बेटी है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं दीवार पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से ग्राम उन सभी को देख रहा था और वो अपने सोल्जर से कहता है कि वो उनके ऊपर नजर बनाए रखें। ग्राम अमीलिया को पकड़ के डीमंस के हवाले करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जब अकीरा वर्ल्ड आइस का यूज करता है वो देखता है कि लैटी के स्टैट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमीलिया उससे कहती है कि इस बारे में तो उसे पहले से ही पता था और अकीरा को भी बिना कहे वर्ल्ड आइस का यूज करना चाहिए क्योंकि कई लोग अपनी असली ताकत को छुपाते हैं। ये सुन के अकीरा थोड़ा सा हिचकिचाता है और हम देखते हैं कि जब उसने वर्ल्ड आइस का यूज किया था उसने सुकासा और उसकी पार्टी की मौत को देखा था। इसके बाद वहाँ पर गिलिस और क्रो आते हैं और बताते हैं कि रूम का इंतजाम हो चुका है, जिसके बाद वो लोग अकीरा को बता रहे थे कि प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए उन्हें कल जाना होगा क्योंकि आज समय पर वो तैयार नहीं हो पाए। और सुकासा को ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसने खुद मैन के सेगमेंट में हिस्सा लिया था और जीत भी गया। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से नहाने चले जाते हैं और क्रो अकीरा से पूछता है कि कहीं वो उनकी बात को भूल तो नहीं गया। अकीरा कहता है कि उसे याद है और वो इसके बारे में सोचेगा। तभी वहाँ पर अमीलिया आती है और अकीरा से कहती है कि वो 2 दिन से ढंग से नहीं सोया है और जबरदस्ती उसे बेड पर पटक कर फोर्स्ड स्लीप स्पेल का उसके ऊपर यूज करती है। इसके बाद वो बाहर आकर क्रो से पूछती है कि उन दोनों ने किस बारे में बात की थी। क्रो कहता है कि उसने तो बस उसे कुछ काम का ऑफर दिया है। अमीलिया कहती है कि वो उसे अकीरा से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाने देगी। क्रो कहता है कि आखिरी डिसीजन उसी का होगा और अगर वो उसे एक्सेप्ट करता भी है तो उसकी वजह अमीलिया होगी क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगली सुबह वो लोग अपने प्राइजेस को कलेक्ट करने जा रहे थे पर अकीरा अभी तक सो रहा है। इसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक टूटा फूटा कासल था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और अमीलिया से कहते हैं कि सर ग्राम उससे मिलना चाहते हैं और अगर वो नहीं मानती है तो उन्हें उसके साथ जबरदस्ती करनी होगी। लेकिन तभी
अमीलिया अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन तीनों को कुचल देती है और उनसे पूछती है कि ग्राम आखिर उसके साथ करना क्या चाहता है। वो बताते हैं कि जो भी फेस्टिवल को जीतते हैं ग्राम उनके ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देता है। गुस्से में अमीलिया उन्हें और भी ज्यादा दबाने लगती है। तभी लैटी आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो लोग भले ही क्रिमिनल्स हो पर उन्हें मारना तो नहीं चाहिए। बुरे लोगों की भी अपनी एक कहानी होती है और किसी को भी उसे खत्म करने का हक नहीं है। वहीं क्योंकि अमीलिया ने अकीरा को अपने मैजिक से सुलाया था, अकीरा का माइंड उससे लिंक हो गया है तो वो भी उसके सामने की चीजें देख पा रहा है और वो मन ही मन लैटी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि अमीलिया किसी की जान ले। इसके बाद उसे होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर उसने किसी की जान ले ली और अमीलिया को इसके बारे में पता लग गया तो वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। इसके बाद अकीरा गिलिस से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि वो क्रो को आखिर जानता कैसे है। गिलिस बताता है कि उसकी माँ क्रो के स्टूडेंट्स में से एक थी लेकिन वो उसकी ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर पाई और उसकी वजह से पागल हो गई। उसके फादर की पहले ही मौत हो गई थी तो उसके बाद क्रो ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया। इसके बाद नाइट भी वहाँ पर वापस आती है और अकीरा को बताती है कि वो सारे कैमरास ग्राम क्लस्टर में लगाए हैं ताकि वो कॉन्टेस्ट के विनर पर नजर रख सकें। गिलिस उससे पूछता है कि क्या वो वही डिवाइसेस हैं जो उसने रेटिस के रॉयल पैलेस में देखे थे। हाँ, ये डिवाइसेस वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं। तुम लोग इसे क्या बुलाते हो? गिलिस बताता है कि वो उसे कैमरा बुलाते हैं। जो सुनकर अकीरा हैरान हो जाता है तो नाइट उसे बताता है कि पिछले एक हीरो ने कैमरा के कॉन्सेप्ट के बारे में उन्हें बताया था जिसके बाद उन्होंने मैजिक का यूज करके इस डिवाइस को बनाया। इसके बाद वहाँ पर अमीलिया और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं तो अकीरा कुछ लोगों को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ वो उनसे पूछता है कि क्या वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पहले से ही जानते थे। वो लोग हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो इस केस को सॉल्व करके अकीरा को दिखाना चाहते थे कि अगर वो उन्हें ज्वाइन करता है तो वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। अकीरा कहता है कि वो दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं पर उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं क्योंकि वो सबसे पहले ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे ग्राम दोबारा अमीलिया के पीछे ना पड़े तो वो सब रुक सिटी में ही जा रहे हैं। आसाहीना कहता है कि इसमें वो लोग उसकी मदद करेंगे लेकिन अकीरा मना कर देता है और कहता है कि इसे वो अकेला ही संभालेगा। तभी क्रो कहता है कि अगर वो उसका काम करता है तो डीमन रेल्म में वो उसको गाइड करेगा। इसके बाद वो लोग मैप निकाल कर प्लान बनाने लगते हैं कि वो अकीरा का वेट कहाँ पर करेंगे। सुकासा एक जगह पर इशारा करता है लेकिन क्रो सीधा ही मना कर देता है तो गिलिस बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर क्रो की मदद रहती है। ये सुनकर क्रो गुस्सा हो जाता है और गिलिस से कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। जिसके बाद क्रो मिलने की एक और जगह बताता है। इसके बाद सभी लोग जाने की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं कीरा बुक्स को ढूंढ रहा है ताकि उनके 5 दिन के रास्ते में वो कुछ पढ़ सके और अमीलिया क्रो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे बचाने के चक्कर में अकीरा को किसी की जान लेनी पड़े, इसीलिए वो खुद स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। उसकी इस वजह को सुनकर क्रो उसे अपने स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ समय बाद वहाँ पर अकीरा वापस आता है और वो लोग जाने के लिए तैयार थे लेकिन जाने से पहले गिलिस उसे कुछ देना चाहता था और ये वही पोटली है जो अकीरा पहले लेते हुए सारन के रूम में ही भूल गया था। गिलिस को लगता है कि इसमें जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा क्योंकि सारन इसे अकीरा को देना चाहता था। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ क्रो अमीलिया को सोने को कहता है जिसके बाद वो अकीरा से कहता है कि उसके पिछले किसी स्टूडेंट ने 3 दिन में इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी इसलिए वो उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करता है। ये सुन के अकीरा हैरान हो जाता है तो क्रो उसे बताता है कि उसने एल्फ की प्रिंसेस के बारे में सुना था जो कि नए स्पेल्स को बना सकती है, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है और अपने किंगडम से मॉन्स्टर्स को भी भगाती है। और जब उसे अपने ही बगल की लड़की का नामकरण करने के लिए कहा गया तो उसने उसका नाम प्रिंसेस अमीलिया पर ही रखा लिया। अगर तुम्हारे लिए ये इतनी ही कमाल की थी तो तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे? क्योंकि आमने सामने वो उतनी भी कमाल की नहीं लग रही थी लेकिन वो सच में मेरी ट्रेनिंग को सह सकती है। जिस हीरो के साथ मैं काम करता था उसके पास एक टेक्निक थी जिससे वो जिस भी स्पेल को देखता है उससे इंस्टेंटली रेप्लिकेट या फिर कैंसिल कर सकता है और मैं उस स्पेल को रिप्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ हूँ लेकिन इसे यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए एंशिएंट लैंग्वेज को मास्टर करना होगा जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्रिंसेस अमीलिया ने कॉम्प्रिहेंशन स्किल को क्राफ्ट किया है तो वो उसे भी जल्द ही सीख जाएगी। मुझे तो ये बात कमाल की लगती है कि तुमने अकेले ही इसे सीख लिया। 20 वो ह्यूमन से दुगना जीते हैं तो मेरे पास काफी समय था। ऊपर से मेरी माँ ने जब मैं पेट में था कोई अजीब सा पोषण पी लिया था जिसकी वजह से मैं आम 20 फोक से दुगना जी सकता हूँ लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। अभी तक मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपनी बहन का बदला नहीं लिया है। दूसरी तरफ नाइट सोच रही थी कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अब कहाँ जाना चाहिए। तभी उसकी नजर लैटी पर जाती है। वो उससे पूछती है वो तो अकेला घूमने जा रही थी तो यहाँ पर क्या कर रही है? लैटी कहती है वो जाने तो वाली थी लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वो जाए कहाँ और उसके पूछने पर नाइट बताती है कि वो यहाँ पर अपने मास्टर के लिए इन्वेस्टिगेशन करने आई है। लैटी को लगता है कि इसमें मजा आएगा और वो भी उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद वो तीनों उरुक सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ क्रो उनसे कहता है कि वो रूम का इंतजाम करेगा जब तक वो सिटी में घूम सकते हैं और 1 घंटे तक यहाँ पर लिया भी पहुंच जाएगी और उनसे कहता है कि वो शाम तक सेंट्रल फाउंटेन प्लाजा में मिलेंगे। इसके बाद अमीलिया और अकीरा सिटी में घूमने निकल जाते हैं और ये बुक्खड़ औरत हर ठेले का खाना खा रही थी। इसके बाद उनके
के पास लिया भी पहुंच जाती है और उन्हें पूरी सिटी का टूर देने लगती है, जिस दौरान वो उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स उनसे मिलना चाहते हैं। और अकीरा पिछली फाइट में उनकी मदद करने के लिए लिया का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि उसका इन्वर्टेड स्पिरिट बैरियर क्या क्रो के इन्वर्जन स्पेल की कॉपी है। लिया बताती है कि दोनों एक जैसे तो हैं पर बिल्कुल अलग हैं, जिसके बाद वो उसे बताता है कि अमीलिया सीधा क्रो से सीख रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसके बाद अकीरा और अमीलिया किंग से मिलने जाते हैं। किंग उनका स्वागत करता है और अकीरा से कहता है कि उसके लिए उसके पास एक काम है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। ये तो मैं तभी डिसाइड कर सकता हूँ जब आप मुझे काम बताएंगे। ये सुनकर नाइट कैप्टन भड़क जाता है और ऐसे बात करने के लिए अकीरा पर गुस्सा होने लगता है। किंग उसे शांत कराता है और किंग उसे बताता है कि वो चाहता है कि अकीरा ग्राम क्लस्टर को मार दे। अकीरा वैसे भी ग्राम को ठिकाने लगाना चाहता है पर इसलिए नहीं क्योंकि उसे किंग कह रहा है, तो वो उसे मना कर देता है। किंग कहता है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे और प्रोटेक्शन देगा। ना ही मुझे पैसों की जरूरत है, न ही ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन की जो कि मुझसे भी कमजोर हैं। ये सुन के नाइट कैप्टन फिर से भड़क जाता है और किंग से परमिशन मांगता है ताकि वो अकीरा के साथ डुएल कर सके। इसके लिए अकीरा और किंग दोनों ही तैयार थे, तो उनकी डुएल का इंतजाम कर दिया जाता है। अकीरा अपनी तलवार को अमीलिया को दे देता है। ये देखकर नाइट कैप्टन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे बिना वेपन के लड़ने की सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं एक अच्छे असासिन की तरह अपने टूल्स का यूज करूंगा। इसके बाद किंग के ऑर्डर पर उनका डुएल शुरू हो जाता है। नाइट कैप्टन अपनी एक्स से पत्थरों को उखाड़कर उसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन अकीरा सभी पत्थरों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। जिसके बाद नाइट कैप्टन उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है और अपनी कुनाई को थ्रो करके उसके पिछले पैरों में बांध देता है। लेकिन इतना नाइट कैप्टन को रोकने के लिए काफी नहीं था, जो कि अकीरा को अपनी तरफ ही खींच लेता है। अकीरा उसके वेपन के अटैक को डॉज करता है और फिर बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर सीधा नाइट कैप्टन की तरफ बढ़ता है और अब उसका कुनाई नाइट कैप्टन की गर्दन पर था और साथ ही उसका वेपन भी टूट चुका था और वो इस डुएल को बड़ी आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद अमीलिया किंग से कहती है कि वो अकीरा को दोबारा कुछ भी करने को ना कहे। किंग उसकी बात को मान जाता है, लेकिन फिर कहता है कि क्या वो दिमाग से पैदल है, क्योंकि वो ह्यूमन से प्यार करती है जो कि उससे बहुत कम जिएगा। ये सुनकर अमीलिया दुखी हो जाती है। आगे जब वो दोनों बोट पर थे, अकीरा उससे पूछता है कि वो दुखी क्यों दिख रही है, लेकिन अमीलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुश है क्योंकि अकीरा उसके साथ है। लेकिन अकीरा कहता है कि शुक्रिया अदा तो उससे उसका करना चाहिए क्योंकि वो उसके फैमिली को छोड़कर उसके साथ है। ये सुनकर रोते हुए अमीलिया उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसके बिना वो नहीं जीना चाहती और अगर कभी उसकी मौत होती है तो वो अपनी भी जान ले लेगी। इसके बाद वो दोनों क्रो के साथ अपने रूम पर थे, जहाँ अमीलिया अकीरा से कहती है कि उन्हें बेड पर जाकर कुछ खेलना चाहिए, लेकिन ये गधा उसे मना करके बुक खोलकर पढ़ने लगता है। क्रो कहता है कि उसे देखकर उसे एक इंसान की याद आती है, उसे भी नॉलेज की भूख थी। उसे जब भी समय मिलता वो किताब पढ़ने लगता जो कि तलवार और मैजिक दोनों का यूज कर सकता था और उसका नाम सारन मिथरे था। अकीरा कहता है कि सारन के उसके ऊपर बहुत एहसान है और वो उसका बदला जरूर लेगा। क्रो उसे बताता है कि सारन को मारने के लिए जो नाइट रेवंस किंग ने हायर किए थे उन्हें देने वाला ग्राम ही था, यानी अगर ग्राम ना होता तो सारन अभी जिंदा होता। ये इंसान की शक्ल में सुअर सभी को इग्नोर करता हुआ अमीलिया से बात करने लगता है और कहता है कि वो उससे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है तो उसे उसके मैंशन में चलना चाहिए। ये सब सुनकर अकीरा खड़ा हो जाता है, लेकिन ग्राम उससे कहता है कि उसके पास फालतू के लोगों का टाइम नहीं है और उसे यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ये सुन के राहुल उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे बताता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो साइलेंट असासिन है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये कौन है, इसे तो हीरो की पार्टी के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराने में लगना चाहिए, पर यह गधा यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस बेचारे ने तुम्हें पहले से बाहर निकालने के लिए अपनी जान दे दी, उसे ये सुनकर कितना दुख हो रहा होगा। उसकी मौत बहुत ही घटिया थी, पर क्या मजा आया था देखने में। तुमने मुझे ये सब बताकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ग्राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने सोल्जर से कहता है कि वो अमीलिया को पकड़ ले और जो भी उनके रास्ते में आए उन्हें जिंदा ना छोड़े। कैरिया ग्राम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सोल्जर्स उसकी व्हीलचेयर ही तोड़ देते हैं। अकीरा राहुल से कहता है कि वो कैरिया को लेकर यहाँ से चला जाए और वो खुद उन सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान उसे पता लगता है कि जितना उसने सोचा था ये सब उससे ज्यादा ताकतवर हैं। तो वो अपनी कंसील्ड प्रेजेंस स्किल का यूज करता है, लेकिन उन गार्ड्स के पास थर्मल विजन था तो वो अकीरा को देख सकते थे और उसके ऊपर अपने वेपन्स थ्रो करने लगते हैं। ग्राम हंसने लगता है और कहता है कि उसके छुपे हुए कैमरास की वजह से वो उसकी सारी एबिलिटीज के बारे में जानता है और उसने अपने गार्ड्स के लिए स्पेशल आंखें बनाई हैं जो कि बिल्कुल सारन की आंखों की तरह काम करती हैं। तो अकीरा कंसील्ड प्रेजेंस को छोड़कर सीधा उन गार्ड से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन उनके चारों तरफ कोई मैजिकल बैरियर था तो वो उन्हें डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी उसकी स्पीड उनसे ज्यादा थी तो वो उनके अटैक से बचने के लिए एक दूसरे गार्ड को अपने शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन दूसरा गार्ड फिर भी नहीं रुकता और उसके आर पार अपनी तलवार को घुसा देता है, जिससे अकीरा भी घायल हो जाता है। वो अपने शैडो मैजिक को भी रिलीज नहीं कर सकता था क्योंकि इससे अमीलिया पर भी खतरा आ सकता है, लेकिन तभी अमीलिया अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज
करके उन गार्ड्स को रोक देती है। तो अकीरा अमीलिया के साथ वहाँ से भागने लगता है और तब तक के लिए गार्ड्स को रोकने के लिए नाइट वहीं पर रुक जाती है। बाहर उन दोनों को लाइटें दिखती है जो समझ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से ले जाने लगती है, जिसके बाद वो उन्हें उनके होटल के पास छोड़ देती है और कहती है कि वो उसे किसी की जान लेता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो वहाँ से जा रही है। इसके बाद वो क्रो को जाकर बताता है कि उसके किसी भी अटैक्स का उसके गार्ड्स पर कोई असर नहीं हो रहा था, साथ ही उसकी कंसील प्रेजेंस स्किल उनके सामने किसी काम की नहीं थी। क्रो कहता है कि वो एक असासिन है, उसे आमने सामने लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अमीलिया उसे याद दिलाती है कि अकीरा ने अभी तक उसकी जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन क्रो कहता है कि अब उनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। एक बार ग्राम फेल हो चुका है, अगली बार वो अपनी और ताकत लगा कर आएगा। अकीरा उन दोनों से कहता है कि उसे सोचने का समय चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। अमीलिया जब सो जाती है, अकीरा सोच रहा था कि क्रो सच कह रहा है, अगर वो अमीलिया को बचाना चाहता है तो उसे ग्राम की जान लेनी ही होगी। वो अपने बैग को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी सारन के दिए हुए बैग में से एक क्रिस्टल बॉल बाहर गिरती है जिसमें सारन की रिकॉर्डिंग थी। सारन कहता है कि अगर अकीरा इस वीडियो को देख रहा है यानी सारन पहले ही मर चुका है और उससे कहता है कि इस दुनिया में जो भी होता है इससे उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, उसे सिर्फ अपनी दुनिया में वापस जाने पर फोकस करना चाहिए और वो बदले के रास्ते पर ना चले। सारन की बातों को सुनता हुआ अकीरा रोने लगता है क्योंकि उसे ये मैसेज भी तब मिला जब उसने ग्राम की जान लेने का मन बना लिया था। अकीरा सारन से माफी मांगता है और कहता है कि अब सिर्फ बदला लेने की बात नहीं है, उसे ये अमीलिया को बचाने के लिए करना होगा। बाहर आने पर वो देखता है कि क्रो भी जागा हुआ था, जो उससे पूछता है कि उसने क्या डिसीजन लिया है। मैं ग्राम को खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके अलावा जब तक जरूरत ना हो मैं किसी और की जान नहीं लूंगा, उन गार्ड्स की भी नहीं। इसके बाद अकीरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अमीलिया पीछे से आकर उसे रोकती है, मुझे माफ करना। जिसके बाद अकीरा वहाँ से चला जाता है। बाहर नाइट भी उसका इंतजार कर रही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं नाइट, मैं इसे खुद ही करना चाहता हूँ। इसके बाद अकीरा वहाँ से चला जाता है, लेकिन ग्राम के पास पहले ही एक असासिन पहुंचा हुआ था जो कि वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो ग्राम को मारने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे साइलेंट असासिन खड़ा था, यानी अगर उसे स्किल का रोकड़ा चाहिए तो उसे सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। वो अपनी पूरी जान लगाकर अकीरा से लड़ने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता और फाइट के दौरान उसके हाथ और पैर दोनों ही तोड़ देता है। उसे ठिकाने लगाने के बाद वो ग्राम के रूम में जाता है जहाँ पर वो सुअर का बच्चा सो रहा था। अकीरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मौका आने पर वो ग्राम को उसके ही बिस्तर में मार देता है। इसके बाद वो अपने रूम में वापस आता है जहाँ अमीलिया उसका इंतजार कर रही थी, जिसे वो बताता है कि ग्राम को मारने के बाद उसे कुछ भी फील नहीं हुआ और अब उसने एक इंसान की जान ले ली है। जब मेरे पास मौका था मुझे किंग को मार देना चाहिए था तो कमांडर सारन अभी जिंदा होते, लेकिन मेरे फालतू के बिलीफ ने मुझे रोक दिया। अमीलिया उसे गले लगाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। नाइट भी उसे ऐसा ही कहती है। अकीरा सोचता है कि अब वो एक कातिल बन चुका है तो अपने घर वापस नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम अपने दोस्तों की वापस जाने में तो मदद कर सकता है, और अगर उसे ऐसा करने के लिए और जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। और अब फाइनली उसने इस दुनिया में अपने असासिन के रोल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो बालकों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को लाइक करते जाना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।